कंटिन्यूशन विद लास्ट क्लास, जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था प्रेपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, और फिर उसके बाद हम आज लेंगे एराइल हैलाइड्स भी। बट अभी पहले एल्काइल हैलाइड्स की प्रेपरेशन को कंप्लीट करके उसका एक एराइल हैलाइड्स को कंप्लीट करके फिर उसका पूरा एक समरी चार्ट हम यहाँ बनाएंगे, जो आपके सब नोट्स का हिस्सा होंगे कि कल जब आप दूसरी तीसरी बार ऑर्गेनिक रिवाइज करोगे तो सिर्फ वो चार्ट रिवाइज करना पड़े। वो एंड में मैं हर बार बनवाती हूँ, इस बार भी बनवाऊंगी। तो प्रेपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड में हमने फ्रॉम एल्कोहल्स पढ़ लिया था। फर्स्ट कैटेगरी जो पढ़ रहे थे फ्रॉम एल्कोहल्स, जो काफी लंबी थी, जिसके अंदर फर्दर 2-3-5 मेथड्स थे। सो फ्रॉम एल्कोहल्स के बाद हमने दूसरा शुरू किया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और जो हाइड्रोकार्बन्स में हम कर रहे थे उसमें भी फ्रॉम एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स सब होते हैं। हम शुरू कर चुके थे फ्रॉम एल्कीन्स, और मैंने बोला था जैसा एल्कीन्स के साथ होता है वैसा ही एग्जैक्टली कॉपी एल्काइंस के साथ भी होता है। और फिर उसके बाद आज जो हमने लेना है वो नया जो लेना है एलाइल्स। यस, एल्कीन्स की कैटेगरी में ही एलाइल्स आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, वो एलाइलिक पोजीशन होती है बस। तो एल्कीन्स में ही अलग से हम देखते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और फिर लास्ट में आता है फ्रॉम एल्केन्स। तो ये खत्म होते ही एक और छोटा मेथड है हेलोजन एक्सचेंज, देन वी विल क्लोज प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अल्कोहल से हमने ऑलरेडी 4-5 मेथड्स कर लिए थे, जिसमें बेस्ट मेथड था SOCl2 वाला, बेस्ट प्रेफर्ड मेथड था SOCl2 वाला। सो अब मैं आज वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहां हम लास्ट क्लास में चल रहे थे फ्रॉम एल्कीन्स, जस्ट टू फील द कनेक्टिविटी। अब आप समझ लीजिएगा, एल्कीन्स पे हमने स्टार्ट कर रखा था, और उसमें मैंने ये बात करी थी कि जब आप एल्कीन से बना रहे हैं उसमें भी फर्दर 2 चीजें चल रही थी। किसी भी एल्कीन को आप ब्रोमीन, क्लोरीन देते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर देते हैं, तो वो डीकलराइज हो जाता है। और जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सपोर्ट करता है, उस डबल बॉन्ड के टूटते ही उसके दोनों कार्बन, जब एक बॉन्ड टूटता है तो दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, दोनों का ही ऑक्टेट आपने खराब कर दिया, दोनों को कुछ चाहिए क्योंकि आपने बीच का बॉन्ड तोड़ दिया। तो इस पे भी एक Br आ गया, इस पे भी एक Br आ गया, देयर इज नो मोर ब्रोमीन, हेंस देयर इज नो ब्राउन कलर, जिसकी वजह से हम कहते हैं ब्राउन कलर डीकलराइज हो गया। अनसैचुरेशन का टेस्ट भी बन गया ये, यानी ये पता लगाने के लिए कि किस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है, किस कंपाउंड में अनसैचुरेशन नहीं है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये भी हमने डिस्कस किया। इसमें कई तरह की और चीजें भी हमने डिस्कस की थी कि क्यों ये एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक की है, क्यों एक इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए इस पाई बॉन्ड को अटैक करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया है। इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया इज अ न्यूक्लियोफिलिक एरिया, और उसको कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है आगे। ये भी काफी लंबा डिस्कशन चला था। इसके बाद हमने बात करी थी यही एल्कीन्स अगर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दोगे, जैसे कि HBr, जैसे कि HCl, जैसे कि HI, अगले चैप्टर में इसी रिएक्शन में जोड़ देंगे HOH यानी कि वाटर, H2O इज HOH यानी कि वाटर। तो अगले चैप्टर्स में वही आपको कहा जाता है कि अल्काइल हैलाइड बहुत लंबा चलता है, क्योंकि अगले चैप्टर की नींव ऑलरेडी इसमें पड़ रही है। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे HOH, सब में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड जो भी 2 C के बीच में है उसके एक C पर जाके H जुड़ जाएगा, एक C पे जाके Br जुड़ जाएगा। और हम मानते हैं अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी एल्कीन भी ऐसा है जिसमें दोनों C एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है, तो क्या होगा, चुपचाप वो पाई बॉन्ड तोड़ा, किसी एक पर H लगा दिया, किसी दूसरे पर Br लगा दिया, और इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। यहां हमारी क्लास चल रही थी और इसमें बात हो रही थी फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन आप कुछ ही डालिए, प्रोडक्ट्स विल बी सेम, और कुछ भी डिफरेंस भी आप करते हैं तो प्रोडक्ट्स में कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या डिफरेंस और कौन से प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही थी लास्ट क्लास में, इट वाज
अगर आप कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इफ यू ऐड HCl और HBr और HI विदाउट द यूज ऑफ पेरोक्साइड, यानी एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, मीन्स आप कोई पेरोक्साइड नहीं डालते हैं, तो आपको अक्सर ज्यादातर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? वो प्रोडक्ट जिसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हो, और वो जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है वो अक्सर देखा गया है वो प्रोडक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनने के चांसेस मैक्सिमम ज्यादा होते हैं, यानी कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे आप कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल मतलब जिसके दोनों सेम ना हो, आप डालते हो बिना पेरोक्साइड के, तो वो प्रोडक्ट बनता है जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। और कार्बोकैटायन जब स्टेबल होता है तो ज्यादातर देखा ये गया है वो प्रोडक्ट कैसे बनता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स वाला, रिच बिकम्स रिचर से। तो रिच बिकम्स रिचर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कॉन्सेप्ट लाके दिया था मार्कोनिकोव ने, इसीलिए उस प्रोडक्ट को मार्कोनिकोव के नाम पे डेडिकेट कर दिया गया। लेकिन जरूरी नहीं है, आप ये जानते हैं कि अगर कोई कार्बोकैटायन ऐसा बना है जो रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से प्रोडक्ट दे भी सकता है, लेकिन उसमें कोई शिफ्ट्स अगर पॉसिबल हैं, तो वो जो शिफ्ट्स हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे और ज्यादा स्टेबल की तरफ जाने के लिए वो शिफ्ट हो जाएगा। और कई बार ऐसा प्रोडक्ट आएगा जो ना तो मार्कोनिकोव होता है ना एंटी मार्कोनिकोव होता है। इसका एक एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में लिया भी था। तो लास्ट क्लास को मैं कंप्लीट कर पाऊं उसके लिए एक चीज और बता दूं। लास्ट क्लास में इन्हीं रिएक्शंस के दौरान, प्रेपरेशन के दौरान बात हुई थी टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कि प्राइमरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। लास्ट क्लास में पहली बार आया ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, थोड़ा घौच पौच भी हुआ होगा मेरे एंड पे या आपके एंड पे, क्योंकि एक बार सेट करना होता है क्लास का, एक स्पीड सेट करनी होती है क्लास की। तो पहले दिन जब भी कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा रेजिस्टेंस होता है आप लोगों को रिवाइज करने में। जिन्होंने +1 में अच्छे से कर रखा था उनको फिर भी दिक्कत नहीं आएगी, जिन्होंने नहीं कर रखा था थोड़ा सा वहां कंस्ट्रेन आता है कि उतना टेस्टफुल हो नहीं पाया जितना हमने चाहा था। तो उसका तरीका क्या होता है, डेली थोड़ी 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 बात करी, इतना अच्छे से आपको घुस जाएगा। तो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिएगा। सो अब मैं एक बार और बात कर लूं, चाहे जिनको समझ भी आ गया हो उनके लिए भी कुछ खास है, और आज के टेस्ट के क्वेश्चन में वो रिफ्लेक्ट होगी चीज। क्यों टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन में पड़ोसी कार्बन, किसकी बात हो रही है रेफरेंस? टर्शरी यानी ये वाला जिसके ऊपर यानी कार्बोकैटायन मीन्स व्हाट, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। जो पड़ोसी कार्बन है जिसको कहा जाता है अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बनती हैं। तो इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बनेंगी? ड्यू टू 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, लास्ट क्लास रिवाइज करा रही हूँ। 9 अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा। तो कम से कम ये बात अब पकनी शुरू होनी चाहिए कि हाँ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मेरे को अब हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड से देनी है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, जिस दिन वो समझाऊंगी उससे पहले रोज एक एक सेगमेंट उसकी आती जाएगी और आपको पता चलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन जिस दिन मैंने पढ़ा है तो सब हमें आता था, बट पढ़ाएंगे बहुत बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी उस दिन। इसी तरह से मैं यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन लूँ। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में अगेन इस डेफिशिएंट कार्बन का पड़ोसी कार्बन जो अल्फा कहलाता है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन, यस, मेकिंग इट स्टेबल। ऑब्वियसली इससे कम, क्यों? क्योंकि यही वाले अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है लास्ट में प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन में सिर्फ कितने अल्फा हाइड्रोजन्स थे? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, उसमें और कम स्टेबिलिटी। एंड लास्ट इज मिथाइल कार्बोकैटायन। एक भी अल्फा हाइड्रोजन पड़ोसी कार्बन ही नहीं था तो उसके हाइड्रोजन की तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पाया। ये तो था रेपिटेशन कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, वो ही इस
पर्टिकुलर रिएक्शन में कोशिश की जाती है बने, चाहे उसके लिए शिफ्ट्स करनी पड़े। लेकिन मैंने टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बात करके छोड़ दी। आज दोबारा बात करी तो थोड़ा आपको ध्यान रहेगा, भाई अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जब आए हाइपर कॉन्जुगेशन से सोचना है। लेकिन क्या ये 3 ही तरह के कार्बोकेटाइन होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और रोज आते जाएंगे। मैं 2 कार्बोकेटाइन आज और ऐड कर रही हूं आपके लिए। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एंड देन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और आखिरी में मिथाइल। अगली क्लास में इनके बीच में भी 2-2, 3-3 और ले आऊंगी कि बेंजाइलिक टर्शरी हो तो कौन सा, एलाइलिक सेकेंडरी हो तो कौन सा, एंड सो ऑन। दोज कॉम्प्लिकेशंस आई विल टेक अप डेली टिल ऑर्गेनिक गोज। रोज थोड़ा थोड़ा ये लेंगे। क्यों भाई बेंजाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? अब देख लेते हैं ना। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग के साथ CH2 का लगा होना, उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये है आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक कार्बोकेटाइन का क्या मतलब है? एलाइलिक पोजीशन आपको अब बता दी गई। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? ऐसा कार्बन जिसका पड़ोसी कार्बन डबली बॉन्डेड हो, ये होती है एलाइलिक पोजीशन। अगर एलाइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी जितने H जहां जरूरी हैं लगा दीजिएगा। इसको कहते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन। क्यों भाई ये टर्शरी से ज्यादा स्टेबल क्यों हो गए? टर्शरी में तो अभी मैं बता के आई 9 अल्फा हाइड्रोजन्स थे, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स थी। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह बदल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। लेकिन बेंजाइलिक और एलाइलिक में ओरिजिनल रेजोनेंस सीन में आया। क्या सीन में आया? इस पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी को देख के ये पाई बॉन्ड इसकी डिमांड पूरी करने गया। इसके चक्कर में ये बॉन्ड इस कार्बन से छीन लिया गया, ये बॉन्ड इधर खिसका दिया। तो जब ये उधर गया तो क्या होगा भाई? ये तो हैप्पी, इसका चार्ज खत्म, वो चार्ज किस पे आ गया? इस पे आ गया। अब तो चल पड़ी बात, चल पड़ी। तो ये देखिए, जिनको भी +1 ऑर्गेनिक रिवाइज करने का 1% भी शौक या जरूरत है, वो ये करेंगे। ये बॉन्ड अब इधर आएगा ताकि इस पॉजिटिव चार्ज को शांति पड़े, दे दी शांति इसको, बाकी सब एज इट इज। उसके चक्कर में यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगला काम क्या? ये कार्बन कहेगा मैं ही क्यों, मुझे भी दो भाई, पड़ोसी ने दे दिया, कॉन्जुगेट कर रहा था, वो आज आमने सामने था, और पाई बॉन्ड तो ले बाई ले घूमने को तैयार है। दिस, और इस पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से करते करते ये फिर ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी वही प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू हैव दिस, मुझे भी दीजिए डबल बॉन्ड, मुझे भी स्टेबल होना है, मैं ही क्यों चार्ज को रखूं। इसी तरह से ये खेलते रहते हैं पासिंग द पार्सल की तरह, और फिर से जिसका चार्ज था उसको दे दिया, भाई तुम ही संभालो। ऑल इन ऑल इस प्रोसेस में क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ओवर 7 कार्बन। इट वॉज नॉट अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन नाउ। हाइपर कॉन्जुगेशन में एक इकलौता हाइड्रोजन का बॉन्ड अपनी जगह बदलता है 9 जगह से, हर फॉर्म में, मतलब 9 फॉर्म में एक ही बॉन्ड। यहाँ एक ही फॉर्म में वो पॉजिटिव चार्ज 7 कार्बन एटम पे घूम रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन जिस दिन ऐसे खोल के दिखाऊंगी, शायद अगली क्लास में जरूरत पड़ेगी या उससे भी अगली क्लास में, तब दिखाऊंगी हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म में तो सिर्फ एक बॉन्ड अपनी जगह बदल रहा है। एट ए टाइम 2 ही कार्बन पे जाके डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ 7 कार्बन पे डीलोकलाइजेशन, इससे ज्यादा डीलोकलाइजेशन आप क्या डिमांड कर सकते थे? तो अगर आज के रिएक्शंस में, क्वेश्चंस में कहीं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा होगा ना, वो 1000 गुना ज्यादा प्रोबेबल होगा किसी और कार्बोकेटाइन से। और एलाइलिक बन रहा है तो वो अगेन एलाइलिक में क्या होगा? एलाइलिक में भी टोटल रेजोनेंस होगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पाई बॉन्ड उठ के इधर आएगा और क्या होगा? इस CH2 को शांत कर देगा, इसके चार्ज को, और वो चार्ज इस पे आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अप टू 3 कार्बन डीलोकलाइज हुआ। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशंस में क्या होता है? एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसके पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन कहता है लो जी मेरा सिग्मा बॉन्ड ले लो, बस ज्यादा से ज्यादा मैं इतना कर सकता हूँ।
तो उसमें डीलोकलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, 2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हुआ या 2 ही कार्बन के बीच हुआ। यहाँ कितने कार्बन के बीच है? 3 कार्बन के बीच। So delocalization empowers here, that's why tertiary पीछे, उससे आगे एलाइलिक और बेंजाइलिक। इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेन में वेरियस बुक्स सेज वेरियस अदर रीजंस। कईयों ने एलाइलिक को टर्शरी के पीछे लिखा है, कईयों ने एलाइलिक को टर्शरी के आगे लिखा है। एक बार बेसिक सेटल हो, धीरे धीरे मैं आपको एक्चुअल चेन या एक्चुअल ऑर्डर इसका लाके दूंगी कि क्या आपको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक सिलेबस। इसमें काफी बुक्स ने काफी काम खराब कर रखा है एक एलाइलिक की पोजीशन को लेके। सो आज के लिए कार्बोकेटाइन में 2 और ऐड करिए, अगली क्लास में 2 और एडिशन कराऊंगी धीरे धीरे। आज ये 3 एडिशन कराई मैंने। सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इन 6 में, मैं कहीं और नहीं क्लेम कर रही हूं अभी तक। आप लोग जानते हैं, आपने +1 में पढ़ा है एक कार्बोकेटाइन जिसमें डांसिंग रेजोनेंस होती है, ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बट वो आज मैं पूरे चार्ट में नहीं लाऊंगी, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज दिस आउट ऑफ दी 6 एंड दिस। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी डिसाइड करती है एक्चुअली कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। HBr ऐड किया तो कहाँ लगेगा। सो किसी भी वजह से अगर बेंजीन रिंग के पास वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो आंख बंद करके बनाइए इसके साथ कितनी लंबी चेन लगी है। डबल बॉन्ड यहाँ है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नहीं आएगा, चाहे ये सेकेंडरी है ये भी सेकेंडरी है। अब आप देख लो दोनों ही सेकेंडरी है, ये H ऑब्वियसली यहाँ नहीं होगा, ये दोनों ही सेकेंडरी हैं, तो किस पे मैं स्टेबिलिटी मानूं? सेकेंडरी हैं दोनों, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो दोनों हम बराबर सा करे बैठेंगे। नो, क्या करना होगा आपको अंडरस्टूड है, पता होना चाहिए बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल है कि वो जो पूरा का पूरा बॉन्ड है ना, वो इस पे शिफ्ट होगा ताकि पॉजिटिव चार्ज इस पे आए। रिमेंबर द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव एडिशन, उसमें मैंने स्पेसिफिकली क्या कहा था, कार्बोकेटाइन बनेगा ऐसा जो ज्यादा स्टेबल हो। ज्यादा स्टेबल होने के बावजूद भी अगर कोई मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है, हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, फिनाइल शिफ्ट पॉसिबल है, तो वो भी करवाई जाएगी। तो वो सारी चीजें अब आपसे एक्सपेक्टेड हैं अप्लाई करनी। और आज जो डीपीपी आपको लास्ट क्लास में दे रखी है, आज वो डीपीपी आप कंप्लीट करिएगा। यू विल फेस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो अभी मैंने डिस्कस किए। इसीलिए आज हमने डाउट सेशन नहीं रखा डीपीपी का, क्योंकि अभी वो पूरी नहीं हुई थी। वी डजंट वांट कि किस तरह का केओस हो। आज के बाद आपके लिए वो रेडी है। सो नाउ इतने तक का डिस्कशन थोड़ा थोड़ा लास्ट क्लास में हो चुका था। अब बिल्कुल प्रॉपर नई चीज पे लाएं। जब हम बात कर रहे थे एल्कीन को, अगर आप कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे कि HBr देते हो इन एब्सेंस ऑफ H2O2, तो क्या होता है देख लिया। इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड अगर आपने दिया, परऑक्साइड देने में और परऑक्साइड और HBr देने में मार्कोनिकोव का रिवर्स प्रोडक्ट बनता है ऑलवेज, एंटी मार्कोनिकोव। यहां से आज का फ्रेश टॉपिक शुरू होता है। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑलवेज। इसमें कोई शिफ्ट शुफ्ट से कुछ नहीं है, इसमें हमेशा का फिक्स्ड है, इट इज ऑलवेज। कोई इसमें आपको एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। किस केस की बात हो रही है? ये बात हो रही है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में लेके आती हूँ एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने परऑक्साइड दिया बेंजोइल परऑक्साइड C6H5 COOO CO C6H5। बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये बॉन्ड जो है ये वैसे नहीं टूटेगा जैसे पहले टूट रहा था। क्या होगा इसका? बेंजोइल परऑक्साइड के अंदर पहले बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हुई, ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा, बराबर होमोलिटिकली मतलब एक जैसा ब्रेक हुआ। तो अब यहां मैं मैकेनिज्म में आऊं उससे पहले आपको बता दूं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट हमेशा एंटी मार्कोनिकोव बनेगा, यानी हाइड्रोजन में जो पहले से ही रिच है, आने वाला हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कराया जा रहा है इसको? HBr से। आने वाला हाइड्रोजन जो है वो उस पे ना जाके उसकी ऑपोजिट पे जाएगा।
सो CH3 CH2 एंड Br किस पे जाएगा, इस पे, रिच बिकम्स रिचर का उल्टा होता है। तो दिस शुड बी इट्स मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। नाउ कवरिंग इट्स मैकेनिज्म, हाउ मैं प्रोडक्ट्स को कैसे प्रिडिक्ट करूं, हाउ कैन आई प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स, लेट्स सी दैट। और उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, मैं यही वाला अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपके पास ले रही हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट थिंग, जब हम इसको HBr दे रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड। परऑक्साइड में इधर लिख रही हूँ, यस वी आर गिविंग परऑक्साइड, बट साइड बाय साइड उसका रिएक्शन में मेन मैकेनिज्म से अलग लिख रही हूँ। ये आपके पास था परऑक्साइड बच्चों। हुआ क्या परऑक्साइड में, परऑक्साइड में होमोलिटिक फिशन हुआ, बराबर बराबर बंटवारा बॉन्ड का। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना वापस लौट के, अनपेयर्ड एक ऑड इलेक्ट्रॉन, तो उस तरह के इंटरमीडिएट को कहते हैं फ्री रेडिकल। तो ये क्या बना, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल के अंदर एक बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप मौजूद है CO2, जो बहुत स्टेबल है बाहर एटमॉस्फेयर में, तो वो निकलना चाहेगा। जब वो निकलना चाहेगा तो क्या होगा, दो तो CO2 बाहर निकल गए क्योंकि दो फ्री रेडिकल बने, पीछे क्या बच गया, दो फिनाइल फ्री रेडिकल्स। मैकेनिज्म पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ये NCERT में नहीं आता, लेकिन बोर्ड्स में नहीं आता ये मैकेनिज्म पे क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो दो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, दो फिनाइल फ्री रेडिकल बन गए। दे आर हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ये जाते हैं किसको अटैक करने, ये जाते हैं, इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड पे अटैक हुआ। दिस फ्री रेडिकल विल अटैक इट, उसके इन्फ्लुएंस में, रेदर नहीं डायरेक्ट इस पे नहीं, आई एम सॉरी, ये जाके पहले किस पे अटैक करते हैं, ये अटैक करते हैं HBr पे। किस तरह से अटैक होगा, एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो पूरा रिएक्शन फ्री रेडिकल के उसमें ही काम करेगा। तो ये जो HBr मैंने यहां बनाया था, दोबारा बना दूं सेम दिस, बिकॉज ऑफ इनिशिएशन ऑफ दिस फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन का भी यही हाल हुआ। क्या हाल हुआ, होमोलिटिक फिशन हुआ, एक बना H फ्री रेडिकल, एक बना Br फ्री रेडिकल। अब इसमें अटैक स्टार्ट कौन करता है, अटैक स्टार्ट करता है Br फ्री रेडिकल। पिछले वाले में Br पॉजिटिव अटैक करता था, इसमें कौन अटैक कर रहा है, Br फ्री रेडिकल। नाउ दिस Br फ्री रेडिकल इज गोइंग टू अटैक। यहां मैं भी रब करूंगी, इसलिए मेरे इस फॉर्म को रब करके दोबारा बनाने के बाद बनाना आप लोग, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2 था ना, इस रेडिकल को एकोमोडेट करने के लिए ये बॉन्ड भी वैसे ही टूटा होगा होमोलिटिकली, कर लो जी बंटवारा, ठीक है कर लिया। जब ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूट गया तो दोनों पे एक एक डॉट आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लौट गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लौट गया। Br नेगेटिव, सॉरी Br फ्री रेडिकल किसी एक के पास जाके जुड़ जाए। यहीं से दो ऑप्शन, या इसके पास जुड़े या इसके पास जुड़े। मैं पहले इसके पास जोड़ देती हूँ, इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल दोनों मिल गए और एक बॉन्ड बन गया Br। तो अब आप देखो ये क्या बन गया, ये बन गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसको आप नोट करिए, मैकेनिज्म ऐसे ही दिखाया जाएगा, भाई Br फ्री रेडिकल आया, उसने इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, किसी भी एक साइड खुद जुड़ गया, दूसरी साइड फ्री रेडिकल बन गया। अगले ऑप्शन में दूसरी साइड जोड़ देते हैं, तो उसमें क्या बना, CH3। अब की बार मैं Br को इधर जोड़ने के बजाय बीच वाले कार्बन पे जोड़ देती हूँ Br, और साइड वाला टर्मिनल कार्बन जो है वो रेडिकल। एंड इफ आई सी, ये कौन सा रेडिकल बना, ये बना प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब एक बना है प्राइमरी फ्री रेडिकल, एक बना है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी फॉलो सेम ऑर्डर एज ऑफ कार्बोकेटाइन। टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर दे रही हूं मैं बच्चों आपको, ऑब्वियसली जिसकी बात चल रही है दैट इज फ्री रेडिकल। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा, ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला। ये मेजर प्रोडक्ट होगा,
अब फॉर्मेलिटी रह गई, बचा हुआ H फ्री रेडिकल, वो किस पे जोड़ूंगी, वो इसी पे, दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए और क्या बना, CH3 CH2 CH2 Br। कैन आई राइट, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बना इसमें मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर बनेगा। माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, अब H इधर आके लग जाएगा, वो आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। सो कैन आई से नाउ दैट दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। क्या हुआ बिफोर एंड आफ्टर देखो, ये था मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H किसके पास गया फाइनली, सारे मैकेनिज्म के बाद, दोनों देखो आप, H किसके पास गया, बीच वाले के पास, बीच वाले के पास H पहले कम थे, जिसके पास H कम थे उसके पास H अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का गया, और जिसके पास H ज्यादा थे उसके पास Br गया। हमेशा एंटी मार्कोनिकोव में यही होगा। मैकेनिज्म आपको बता दिया, दिखा दिया, क्योंकि मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा था, खैर वो मैं इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एज अभी लिखवाती हूँ, बट पहले ये समझ लीजिए, एंटी मार्कोनिकोव गो वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिएक्शन इनिशिएटेड बाय Br फ्री रेडिकल, और उसका प्रोडक्ट हमेशा हमेशा क्या होता है, हमेशा एंटी मार्कोनिकोव होता है। अब ये अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो लेट्स राइट इंपॉर्टेंट बुलेट्स, इसके इंपॉर्टेंट बुलेट्स लिखते हैं। किसी का रह जाए नोट करना तो प्लीज रेज हैंड, बट ये लिखा होना चाहिए। ये सारा +1 है, ये सारा +1 है, और +2 के ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन तो आपको बड़े इजीली मिलेंगे। अब इसी रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स नोट्स, इट गोज वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बड़ा ऑब्वियस सा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। दूसरी इंफॉर्मेशन, सिंस नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, नो कार्बोकेटाइन, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है कार्बोकेटाइन का, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट्स, कोई रीअरेंजमेंट्स या शिफ्ट्स नहीं हो, नो रीअरेंजमेंट्स नो शिफ्ट्स, ठीक है। ये एंटी मार्कोनिकोव ऑपरेट्स ओनली विद, इट ऑपरेट्स ओनली विद HBr विद परऑक्साइड, यानी बाकी कहीं आप परऑक्साइड ले भी लेंगे, HCl HI किसी के साथ भी, इट वोंट वर्क, ये सिर्फ HBr और परऑक्साइड के साथ ही है। वाई नॉट विद अदर्स, लास्ट क्लास में बात बोली थी लेकिन रीजन नहीं ला पाई थी, वाई नॉट विद HCl, बिकॉज HBr विद परऑक्साइड में बोथ स्टेप्स जो पीछे दिखाए आपको मैंने, बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं एंड फेवरेबल हैं। बाकी अगर मैं बात करती HCl विद परऑक्साइड और HI विद परऑक्साइड, वहां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कोई भी एक स्टेप, दोनों में ईदर स्टेप, कोई एक स्टेप इज हाईली एंडोथर्मिक, तो वो फेवरेबल नहीं हुआ। तो परऑक्साइड इफेक्ट को लेके ये मैंने आपसे बात करनी थी। जब जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है, ध्यान रखिएगा, टर्मिनेशन उसका होता है जब सारे फ्री रेडिकल आपस में मिलने लग जाएं। तो टर्मिनेशन का मतलब है फ्री रेडिकल्स का मिल पाना, मिलने लग जाना। तो एक एक्स्ट्रा एज इंफॉर्मेशन, ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी, बुलेट्स थी, जो पहले भी बात होगी अब भी बात होगी, बट इसको कहीं लिखना जरूरी था। अब मैं आपको इसकी एक्स्ट्रा एज दे रही हूँ। कैन आई चेंज स्लाइड फॉर दैट पर्पस? इस रिएक्शन की फॉर वन लास्ट टाइम फॉर 2 years, 2 साल में एक आखिरी बार ये डिस्कस हो रहा है, इसके बाद इसकी वापसी नहीं है। इट इज एक्स्ट्रा एज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब होता है ना, उसमें ना एक चीज हर वक्त चलने के चांस होती है, चल रही होती है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या, दो फ्री रेडिकल आसपास टकराने आ गए, कोलिजन थ्योरी कहती है टकराते रहते हैं,
तो वो मिलके फिर से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो ठीक है, थोड़ी ईल्ड कम हो जाएगी, फिर तोड़ना पड़ेगा। HBr एक साथ 1000 HBr टूट गए तो 1000 Br फ्री रेडिकल है, उसमें से 500 ने तो काम किया, एल्कीन को अटैक किया, बाकी हो सकता है 250 आपस में ही भिड़ गए हो। यस, ये हमेशा चल रहा है, फिर टूट जाएगा, उसमें क्या है जरूरत पड़ने पर अगर हुआ तो। सो Br फ्री रेडिकल हर वक्त आप आपस में मिल सकते हैं। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक फ्री रेडिकल अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, जब Br किस पे जुड़ेगा उसकी 2 ऑप्शंस की बात कर रही थी ना मैं। तो एक ऑप्शन था ये वाला कि हो सकता है Br इस पे जुड़े, हो सकता है Br दूसरे पे जुड़े और प्राइमरी कार्बोकेटाइन बने, बट हमें पता है ये स्टेबल है। ये स्टेबल है क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल तो बहुत ज्यादा बना होगा। इसी के सामने इसी के जैसा जुड़वा भाई अगर आ गया तो क्या होगा? तो भी वही, दोनों भिड़ जाएंगे आपस में और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? हैव अ लुक, दिस इज एक्स्ट्रा एच, which is not usually given in theory part, asked in question part. CH3, CH, CH2, Br. मुझे बताइए ये कौन सी कैटेगरी का हैलाइड बना? पहली क्लास में बड़े तरह के हैलाइड्स बताए थे। इट इज डाई हेलो कंपाउंड्स, एग्रीड। ये कौन सी कैटेगरी का हैलाइड बना? डाई हेलो, ना ये जमाइनल है ना ये विसिनल है, कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है, सिंपल डाई हेलो कंपाउंड्स। तो एक तो ये स्टेबल वाली फ्री रेडिकल की बात बताई मैंने, तो ये दोनों भी आपस में बन सकते हैं। अनस्टेबल वाला, कम स्टेबल वाला फ्री रेडिकल क्या बन रहा था, जिसकी मैंने कहा बहुत कम ऑप्शन होगी कि Br जाएगा यहाँ और फ्री रेडिकल आएगा यहाँ। इसके सामने यही इसके जैसा जुड़वा भाई आ गया तो क्या होगा? वो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो दो फ्री रेडिकल्स का खुल के सामने जुड़ना हर वक्त तैयार रहिए। तो अब ऑब्जेक्टिव में मेंस और नीट के क्वेश्चन क्या हैं, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन पाते हैं? आप तो वो स्टेबल वाला प्रोडक्ट एक तो ढूंढ लोगे, 4 ऑप्शन में, बाकी की 3 ऑप्शन में ये सारे होंगे तो ऑल ऑफ द अबव देना पड़ेगा। वहां पे ऑर्गेनिक थोड़ी लोगों को डिफिकल्ट लगती है। मैं आपको अभी एक नमूना देती हूँ इसका, हैव अ लुक। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ने लगी, CH3 CH Br, और क्या आया यहाँ पर? CH, इसी के बिल्कुल साथ क्या आ गया? CH। तो इस तरह से आप देखिए ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने, अच्छा वाइस वर्सा भी हो सकता था, एक वैसा, मतलब ये भी हो सकता था कैसा भी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, कोई भी दो फ्री रेडिकल आपस में सामने आ सकते हैं। जरूरी नहीं आप इनको बनाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा एच में 2 फ्री रेडिकल सामने आ सकते हैं। वन लास्ट जो ज्यादा पूछा गया है, ये तो फिर हमने उसके आगे खोल दिए, CH3 CH Br। भाई जो स्टेबल बनता है ना, मैं सिर्फ उसी को देखूं, क्यों अनस्टेबल को मैं बना के अपने पन्ने भरूं? छोड़ दिया मैंने उसको। कम से कम ये तो मुझे पता है ये वाला तो स्टेबल बन ही रहा है, जो मेजर प्रोडक्ट है ये तो 90-95% बनेगा, क्यों मैं अनस्टेबल के बारे में सोचूं? लीव इट, कोई बात नहीं, एटलीस्ट स्टेबल के बारे में तो सारा सोच लूं। इसके साथ Br फ्री रेडिकल भी तो सामने आ सकता था। मैंने 2 Br जोड़े, मैंने 2 एक जैसे स्टेबल जोड़े, तो दोनों ही तो बन रहे हैं। तो इस नीचे वाले के चांस तो बहुत कम है, इन दोनों के चांस तो बहुत ज्यादा है। ये कौन से वाला बना? CH CH2 Br, और ये Br फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिलके ये, यानी क्या इसमें विसिनल डाई हैलाइड बनेगा? मेजॉरिटी बनेगा। इसको इतना ही देखो, एक काम करो, जो अनस्टेबल है उसको मैंने बात कर ली, ठीक है, वो इतना कम बनता है कि वो हम मेंशन ही नहीं करते, लेकिन इसके 3 प्रोडक्ट बन गए। दिस इज एक्स्ट्रा एच। क्या 3 प्रोडक्ट बन गए? एक तो आप एंटी मार्कोनिकोव एडिशन वाला ये तो बताओगे, ऑप्शन ए सपोज ये दे रखा है, टिक किया, लेकिन ये है मल्टीपल करेक्ट, एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा में एक चांस इसका भी है, विसिनल डाई हैलाइड, राइट। तीसरा चांस इसका भी है, सबसे ज्यादा चांसेस। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स में ये ध्यान रखना। आखिरी है एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनना, हैव अ लुक। CH3 CH2 डबल बॉन्ड
CH2। तो ये जो मैंने आपको बना के दिया, फिर से अनसिमेट्रिकल एल्कीन बना के दिया। इसमें अगर आप दो चीजें दो बच्चों, सिर्फ इसको काफी हीट करो। हीट करने में यहाँ टेम्परेचर मायना रखेगा, टेम्परेचर से ही प्रोडक्ट डिसाइड होगा, और आज के टेस्ट में आप ये महसूस भी कर लोगे। इसका क्वेश्चन गलती से लास्ट टेस्ट में चला गया था, जो मुझसे गलती हुई। ये मेरा लास्ट क्लास का टारगेट था एल्कीन के एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन को लेना, बट टाइम खिंच गया था, नहीं ले पाई थी। इसको अगर 775 केल्विन तक हीट करो विद क्लोरीन Cl2 के साथ, तो हमें लगता है जी Cl2 दिया है, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, इधर एक Cl इधर एक Cl, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप इसको हीट करते हो हाई टेम्परेचर्स पर, ये डबल बॉन्ड नहीं टूट पाता। डबल बॉन्ड टूटता भी तो रिवर्सिबल हो जाता है, तो वो रिएक्शन हो नहीं पाता। उसके बजाय यानी अब एडिशन नहीं होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसको जोड़ेगा नहीं यहाँ पे दो Cl को, इसकी एलाइलिक पोजीशन जो है वो हिल जाएगी। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? वो पोजीशन, वो कार्बन जो खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उसका पड़ोसी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एलाइलिक पोजीशन वाला H टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाकी अनअफेक्टेड, और उसके चक्कर में Cl आएगा, लग जाएगा। एक H जो यहां से टूटा और एक Cl जो यहां से बचा, मिलके बना लेंगे HCl। ये नमूना है आपके पास एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक पोजीशन पे जाके एक Cl ने एक H को सब्स्टिट्यूट किया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये +1 में नहीं था एल्कीन्स में। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन तो 3 रिएजेंट से होता है। एक तो आप हेलोजन दे दो, हीट कर दो, राइट। दूसरा डिट्टो सेम, सब कुछ, बस रिएजेंट बदलना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसको दे दीजिए SOCl2 SO2Cl2। एक SOCl2 आप पढ़ के आए थायोनिल क्लोराइड, ये अब आप पढ़ रहे हैं SO2Cl2, दैट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इससे भी, और साथ में ट्रेसेस ऑफ परऑक्साइड, यस परऑक्साइड भी ट्रेसेस में दिया जाता है, ट्रेसेस ऑफ परऑक्साइड। और जब परऑक्साइड दे रहे हैं, ट्रेसेस ऑफ परऑक्साइड, तो थोड़ा सा समटाइम हीट भी होती है, बट खैर ट्रेसेस ऑफ परऑक्साइड आप लिखिए, वही चलेगा। इसमें क्या बना? वही सेम CH3 वाला एक H हिल गया, सब्स्टिट्यूट हुआ, उसकी जगह क्या आया? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ, यहां पर Cl लग गया। सेम तीसरा और आखिरी NBS 2015 में ये क्वेश्चन आया था मेंस में, जिसके लिए बच्चों ने कहा था हाँ मैम NCERT से बाहर है। ये तीनों रिएक्शन, ये पूरा पेज NCERT में नहीं है। और ये भी बता दूं, अब जो लेटेस्ट सिलेबस कटा है बोर्ड्स के लिए, उसमें ऑर्गेनिक में से शायद कुछ खास नहीं काटा गया। ममता एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना, वो जो तुम्हें शेड्यूल दिया हुआ है, तो ऑर्गेनिक में से कुछ भी नहीं काटा है, रेदर वॉल्यूम 2 के आखिरी के 3 चैप्टर काटती हैं आप लोगों के लिए। तो ये आपके लिए पूरा चैप्टर है। सो यहाँ आपके पास N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये क्या होता है मैं बनवाती हूँ, बट पहले एक जैसा रिएक्शन लिख लीजिए। आपने N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड दिया, नाम बता रहा है, इसके अंदर ब्रोमीन है, तो क्या बनेगा? वही एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बट कौन सा? ब्रोमीन। N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड से बनता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है, SO2Cl2 से एलाइलिक क्लोरीनेशन हुआ है, और यहाँ मैं चाहे Cl2 ले लेती, चाहे Br2 ले लेती, कुछ भी कर सकती थी दोनों में से। सो ये आपके पास जो है बच्चों, दिस इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो है क्लोरीन वाला, पहले वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है कई बार, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर क्या मिलता है? हीट, टेम्परेचर, जो अपने आप में अलग चीज है। इसके दो बहुत अच्छे क्वेश्चन बाय चांस टेस्ट में चले गए, जो मेरा पर्पस नहीं था जाएं, बट चले गए। सो मजबूरी में आपको देखना पड़ा ये कि पहले टेस्ट में चले गए और बाद में आप लोगों से बात हो रही है। सो दिस इज व्हाट एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। एनीबडी, एनी इशू टिल है? मुझे बताइए अगर है इशू तो। मैम नीचे को स्क्रॉल करना एक बार। ओके।
एनबीएस में अभी बनवा रही हूँ, अगले पेज पे क्या होता है, कैसा दिखता है। हो गया मैम, थैंक यू हो गया। मैम। सो अब ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन सभी लोग ध्यान रखना क्या है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। एल्कीन्स का सारा काम मैंने छोड़ दिया, खत्म कर दिया, यानी छोड़ दिया मतलब अब आगे एल्कीन्स दोबारा बात नहीं होगी। एन बी एस, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड क्या होता है, CH2 CO CH2। आगे के चैप्टर्स में आप सक्सीनिक एसिड पढ़ेंगे। सक्सीनिक एसिड मतलब ये काफ़ी कॉमन एसिड है डे टू डे लाइफ में, बट चलो आपने नहीं देखा तो ये अगर मैं यहाँ COOH लिख देती ना तो ये सक्सीनिक एसिड हो जाता, बट अगर इसके साथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ एक ब्रोमीन, दिस इज N पर लगा हुआ है ब्रोमो, और ये सक्सीनिक एसिड का अमाइड है इसीलिए N ब्रोमोसक्सिनेमाइड। ये ब्रोमीन निकलता है और इस वाले H को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो N ब्रोमोसक्सिनेमाइड बना लेना। ये बड़ा कॉमनली आपसे एक्सपेक्टेड है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की जब रिसेंट मैंने स्लाइड कराई, ये एनसीईआरटी से टोटल बाहर की है, नहीं आती, कभी नहीं आती, कभी नहीं पूछते, पूछ भी लिया तो ग्रीवेंस मिलेगा, आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा। ये जितना भी मैंने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराया ना बच्चों, इसके आगे लिख लीजिएगा, इट इज फ्री, इट गोज वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हेल्प से ही होता है, सो जस्ट मेंशन इट, ठीक है बच्चों। चलिए अब प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स को क्लोज करने के लिए एंड में पहुंचते हैं हम। हमने अब तक अल्कोहल से पढ़ ली, हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन से पढ़ ली। अच्छा, एल्काइन से भी सब कुछ सेम है, मैंने कराया नहीं, एक करा भी देती हूँ, लास्ट क्लास की शायद टेस्ट में हो, डीपीपी में हो। ये आप इसको HBr दोगे तो क्या, रिच बिकम्स रिचर। यहाँ तो अभी तो आप क्या करोगे, H इस पे Br इस पे डाल देते हैं, CH3, एक बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड तोड़ा तो दोनों कार्बन को है भी मेरे को कुछ कुछ तो दो, उसके बदले तोड़ दिया मेरा बॉन्ड, तो H इस पे गया तो यहाँ बना CH2, बीच वाले पर गया Br, ठीक है, यहाँ रुकेगा नहीं, एक और HBr, फिर पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर वही बात, रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से उसी C पे जाके लगेगा जिस पे पहली बार लगा, CH3 C। अब ये CH2, जब ये बीच का बॉन्ड आपने तोड़ा तो दोनों C को एक एक चीज चाहिए, रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से इस पे तो CH चला जाएगा, इस पे बाद में भी Br और ये पहले वाला भी Br, जेमाइनल डाइहैलाइड बनेंगे इससे, विसिनल नहीं बनेंगे, एक ही पे जाके दूसरा लगेगा। ऐसा क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास के टेस्ट में था, जो आपसे एक्सपेक्टेड था, जब मैंने बोला था जैसा डबल बॉन्ड के साथ हो रहा है वैसा ही ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा। तो ये आपके लिए एल्कीन एल्काइन पर मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का सारा सेक्शन क्लोज होता है। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन डीपीपी में है, उसे अब करिएगा। अब आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स, द इजीएस्ट पार्ट, अगेन +1 का हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास है, मैं अभी RH लिख देती हूँ एल्केन्स को। एल्केन से एक ही तरीके से बनता है, सिर्फ ओनली वन मेथड, नो अदर पार्टीशन ऑफ दैट मेथड, एंड दैट इज डायरेक्ट हेलोजिनेशन। तो एल्केन से कैसे बनाते हैं बच्चों, एल्केन से बनाते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन क्या करके देखते हैं, RHCl2, सीधा एक H उठाया और उसकी जगह एक Cl लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन, और ये H और बचा हुआ एक Cl HCl, सो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन। रोड मैप तो यही है, इसका रिएक्शन का होने का जो एक रोड मैप, एक बेसिक स्केलेटन बोलते हैं, वो तो यही है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन होगा और आपको एल्काइल हैलाइड मिल गया जो आप बनाने की सोच रहे थे। यस, अब इसमें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, मैं सबसे इजी मीथेन ले रही हूँ, इजी एल्केन ले रही हूँ, दैट इज मीथेन। आपने इसको Cl2 दिया, डायरेक्ट हेलोजिनेशन अकेले Cl2 से नहीं होता, इससे अपने को सनलाइट या नॉर्मल लाइट या हीट कोई एक चीज देनी पड़ती है, H यानी एनर्जी देनी पड़ती है, उससे एक H हटेगा और एक Cl लग जाएगा, दैट इज मोनो हेलो कंपाउंड।
मोनो हेलो डेरिवेटिव, एक ही हेलोजन आया, एक ही H सब्स्टिट्यूट हुआ, लेकिन ये एक चेन रिएक्शन होता है, ये रुकता नहीं है। लाइट तो दे रखी है आपने, फिर इसके अंदर एक और Cl2 इस्तेमाल हुआ और क्या बना, CH2Cl2, एक और Cl2 इस्तेमाल हुआ, उससे क्या बना, CHCl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। एक और Cl2 लगा, ये चलता जाएगा कब तक, जब तक एक भी H मौजूद है तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा। रिमेंबर, पर हैलाइड पर हेलोजन कंपाउंड बन जाएगा, यानी जितने H हैं सारे H सब्स्टिट्यूट होके जब तक Cl नहीं लग जाता तब तक ये रिएक्शन रुकता नहीं है। रोकना पड़ता है, अलग बात है, कुछ करके, रुकता नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक लेके आएगा। सो ये है डायरेक्ट हेलोजिनेशन का एक्चुअल स्केलेटन। तो आप लिख सकते हैं इट्स अ चेन रिएक्शन। चलिए इसकी बुलेट्स लिखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, साथ साथ उनमें एक एक एग्जाम्पल करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट अबाउट डायरेक्ट हेलोजिनेशन, आपने अगर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करने की कोशिश करी, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन मतलब F2 गैस लेकर आए, हाईली रिएक्टिव, अब तो जानते भी है फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज एक्सप्लोसिव, नेवर ट्राइड, कैनॉट डू इट। बताने का मतलब ये है, यहाँ बताने का मतलब ये कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होती है, तो ये नहीं आप कह सकते कि हाँ जी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर तो सकते हैं, सो व्हाट एक्सप्लोसिव होती है, नहीं। मैं आपको नियोपेंटेन दे रही हूँ, ये नियोपेंटेन है, ऐसा एक कार्बन जिसमें क्वाटनरी, ऐसा एक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन क्वाटनरी कार्बन होता है, उसको कहते हैं नियो, और क्योंकि वो 5 कार्बन से मिलके बना है इसीलिए उसको बोलते हैं पेंटेन। सो नियोपेंटेन पे आपने ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन ट्राई किया, सारे H देख लो एक से हैं, IUPAC नेम करके देख लो, सारे H सिमिलर है, यहां Cl लगाओ, यानी इस H की जगह Cl सब्स्टिट्यूट करो, इसकी जगह करो, इसकी जगह करो, कोई मर्जी H आप सब्स्टिट्यूट कर दो, IUPAC नेम सेम आएगा, यानी कोई फर्क नहीं है, बिकॉज ऑल हाइड्रोजन्स आर सेम टाइप, यानी सारे हाइड्रोजन एक तो प्राइमरी हैं, इसमें प्राइमरी होने के अलावा भी वैसे भी टाइप सेम है, आप किसी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करोगे ना कंपाउंड सेम बनेगा। तो ठीक है, करके देख लेते हैं एक बारी को, CH3 C CH3 CH3, यहां से एक H टूट के गया और उसने क्या बना लिया, फ्री रेडिकल है इसका। मैं आपको यहां ये बता दूं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन जो है HNu की प्रेजेंस में जो हो रहा है, इस बुलेट में अपने आप ये बात भी आ गई, इट इज गोइंग वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगली बुलेट बनवा दूंगी मैकेनिज्म की, अभी नहीं, अभी सिर्फ ये समझ लीजिए फ्री रेडिकल से होता है। तो यहां लिख देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, मैम ने फ्री रेडिकल क्यों लिख दिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका, यानी इसमें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा बिल्कुल, चाहे ये बनता, चाहे ये वाला बनता, चाहे ये वाला बनता, चाहे ये वाला बनता, सारे प्राइमरी फ्री रेडिकल थे, कोई कंपटीशन ही नहीं, मोर स्टेबल लेस स्टेबल का, पहली बात। और अगर 2 प्राइमरी भी बन रहे होते अलग अलग तो भी मैं सोचती यहाँ पर कि भाई कोई एक ज्यादा स्टेबल होगा, कोई एक कम स्टेबल होगा, यहाँ तो प्राइमरी प्लस सारे एक जैसे बन रहे हैं, तो ऑल आर सिमिलर फ्री रेडिकल्स। इसीलिए ये बोर्ड का भी क्वेश्चन है, इसीलिए एंड में क्या होगा, एंड में ये होगा जो इसके साथ Cl फ्री रेडिकल आया वो किधर अटैच होगा, दिख ही रहा है किधर अटैच होगा, अब मैं बना देती हूँ, ये देखिए CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, सिंगल पॉसिबल प्रोडक्ट। तो यहां मैं लिख रही हूं ओनली वन पॉसिबिलिटी, only one possibility of product and that is this, कोई इसका और आइसोमेरिक फॉर्म नहीं बनेगा। कई बार सोच सकते हैं आपने यहां Cl लगाया, यहां लगा देते तो IUPAC नेम करके देख लो सेम आएगा, लेट्स डू इट, 1 2 3, सॉरी इधर से नंबरिंग कर देते हैं क्योंकि हेलोजन इधर है, 1 2 3, इसका नाम क्या आएगा, इसमें अगर मैं 2 पर देखूं तो 2 मिथाइल है, 1 पर देखूं तो क्लोरो है, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन,
आप यहां लगाते क्लोरीन तो भी यही होता, 1 2 3, 1 पर क्लोरो, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसमें कहीं पर भी आप लगा लीजिए, आप देखोगे देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी। इस तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होके प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। अगला एक और केस लेते हैं, एक और बुलेट लेते हैं। अदर केस क्या, अगली बुलेट देखिए। अब अगर मैं ये नोट करना है बच्चों, ये बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे इससे, बोर्ड के भी डीपीपीज के भी। अब मैं आपके लिए एक ये ले आई हूँ, CH3 CH CH3 CH3। इसमें सोचते हैं Cl2 आया, H न्यू, अलग अलग पॉसिबिलिटी। एक H को सब्स्टिट्यूट करना है वाया फ्री रेडिकल। तो पहले मैं इस वाले H को सब्स्टिट्यूट करा लूँ, CH3 की जगह एक H हट गया और यहाँ पे Cl आ जाएगा। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप ध्यान दो, इसमें भी बाई चांस ये तीनों एक से हैं, कहीं भी आप एक H हटा लो सेम चीज बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या आई बच्चों, CH3 बीच वाला कार्बन जो है ना, उसका हाइड्रोजन मैं हटा दूं, सब्स्टिट्यूट करवा दूं और उससे बनेगा ये वाला फ्री रेडिकल। अब एक फ्री रेडिकल तो बन रहा है प्राइमरी, एक फ्री रेडिकल कौन सा बन रहा है, टर्शियरी। कौन सा ज्यादा स्टेबल, ये मोर स्टेबल। अभी मैं ये नहीं कह रही कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, अभी सिर्फ ये बता रही हूँ ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। एटलीस्ट हम ये तो बता सकते हैं ना कौन से दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा वो जिसमें प्राइमरी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा हो, पहले वाला केस दिस। एक ये जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा हो, CH3 CH, सॉरी ये तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसको तो लिखना ही नहीं चाहिए। CH की जगह अकेला C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और इसकी जगह CH। कम से कम ये बात तो मेरे सामने आई भाई, इस कंपाउंड को ब्यूटेन जो लिखा है आइसोब्यूटेन, इसका अगर आपने मोनोहेलोजिनेशन किया ना, एक ही हेलोजन हटाया ना, तो दो तरह के आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। I'll get 2 आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। ये ऐसे ही बना लीजिए, ये बोर्ड्स हो या कंपटीशन हो, बड़ी जबरदस्त कवरेज है इसकी। मेजर माइनर पे मत आना, उसके लिए अलग बुलेट बनेगी, लेकिन 2 आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स, इसे प्रॉपरली नोट कर लीजिए कि दो पॉसिबिलिटी ढूंढी हमने, किसी एक में 3 भी होंगी, किसी में शायद एक ही पॉसिबिलिटी हो, वही मैं आपको केसेस दिखा रही हूँ। तो अब आपको आज के टेस्ट में, आज की डीपीपी में इस बात के लिए तैयार रहना है, मेजर माइनर इज डिफरेंट फाइट। कितने तरह के आइसोमेरिक हैलाइड्स बन सकते हैं मोनोहेलोजिनेशन पर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और एनसीईआरटी में कम से कम 4-5 क्वेश्चन है इसके ऊपर, कोई एक भी नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, मतलब लिटरली तंग कर रखा है। अब मैं आपको एनसीईआरटी के 2 पार्ट तो करा दिए, ये 2 पार्ट्स थे 2 क्वेश्चन, अब मैं उसका तीसरा पार्ट करा रही हूँ, उस पर ऑब्जेक्टिव भरा पड़ा है। तीसरा पार्ट आपको करा रही हूँ, ये मेरे से पहले शायद आप कर लेंगे, उसमें बुलेट एक और लिखवा देती हूँ साथ साथ, वो भी हो जाएगा। मैंने नो रीअरेंजमेंट्स की बुलेट लिखवा दी बच्चों, डायरेक्ट नहीं लिखवाई, बट वैसे मेंशन करवा दिया है। चलिए, इसमें रीअरेंजमेंट्स तो होते ही नहीं है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो ये तीसरी ऑप्शन जो सेम टाइप हम बात कर रहे हैं, मोनोहेलोजिनेशन में कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, अब से कैसे किया करो। टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स देख लो कितने, प्राइमरी हाइड्रोजन्स कुल मिला के 9 है, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स 2 हैं, टर्शरी हाइड्रोजन 1 है। हर एक को एक एक बार तो डिस्प्लेस करके देखना ही होगा। देखें इससे कितने तरह के डिफरेंट फ्री रेडिकल बनते हैं, उतने ही हैलाइड्स बन जाएंगे, मोनोहेलो कंपाउंड्स। लेट्स सी, सबसे पहले तो मैं टर्शरी वाला हटा दूं क्योंकि मुझे पता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। मेरे से पहले आप अपनी कॉपीज में कर लेना बच्चों, मेरी स्पीच स्लो रहेगी सबको कवर करने के लिए। दिस एक तो मैंने टर्शरी वाला हटाया, फिर मुझे पता है सेकेंडरी वाला हटा देते हैं,
क्योंकि उसके चांसेस भी काफी ब्राइट हैं। एक ये वाला हटाया। तीसरा मैं क्या करती हूँ, अब प्राइमरी अलग अलग तरह के हैं। ये वाला प्राइमरी वाला जो है ना, फर्स्ट कार्बन इधर से लेफ्ट से, उसका हटा देती हूँ। सेम बनेंगे तो कटवा देना। दिस एक और मुझे ये CH3 दिख रहे हैं, इनका भी तो हाइड्रोजन हटता तो शायद डिफरेंट बनता। लेट्स हैव अ लुक। प्राइमरी भी फिर दो तरह के मिल गए मेरे को। दिस 4 फ्री रेडिकल मैंने बनाए, चारों डिफरेंट हैं। क्या कोई और भी बन सकता है बच्चों? 5वां दोगे तो सेम ही तो बन जाएगा यार। देखो ना, ये दोनों सेम ही तो, मतलब IUPAC तो सेम ही बनेगा। 1 2 3 4 1 2 3 सेम ही बनेगा, इसीलिए एक और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और पॉसिबल नहीं है, बस यही। और इस पे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, ये मेरा शौक नहीं है कोई, इस पे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। आपको बना के एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। यू शुड डू दिस एक्सपेरिमेंट कि इस पे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, आपको गिनने हैं। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है आज आपकी एनसीईआरटी का? आइडेंटिफाई वो एल्केन जिसका फॉर्मूला है C4, एल्केन है ना, जिसका फॉर्मूला है C4H10। उसका स्ट्रक्चर दो जिससे 4 पॉसिबिलिटीज हैं मोनोहेलो डेरिवेटिव बनने की। अब मैंने 4 अलग अलग रेडिकल्स बना दिए। अब इन चारों पे मैं क्या करूंगी, जो हेलोजन दे रही हूँ ना, जिसके चक्कर में ये हो रहा है Cl2, वो लगा देती हूँ। यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये तो मैंने इंटरमीडिएट्स बनाए, यहाँ Cl और यहाँ Cl। ये 4 तरह के मोनोहेलो डेरिवेटिव्स बनेंगे इसमें, 4 टाइप्स। 5वां इसके अंदर नहीं बन सकता, क्योंकि आपने 5वां बनाया भी ना नवनीत, या जो भी कोई कह रहा था, अगर आपने 5वां बनाया भी बच्चों, ये था चौथा। आप इसका नॉमेनक्लेचर क्या देखोगे? आप इसको IUPAC नॉमेनक्लेट करोगे 1 2 3 4, 1 पर क्लोरो और 2 पर मिथाइल। आपके तो यहाँ भी तो लगा सकते थे, यहाँ लगाओ सेम नॉमेनक्लेचर, 1 2 3 4, 1 पे ही क्लोरो और 2 पे ही मिथाइल। तो ये जब तक मैं करती रहूंगी तो नींद आती रहेगी, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। सो मैंने आपको 3 तरह के केसेस कराए। पहला केस कराया जब मैंने ऐसा पेंटेन दिया जिससे एक ही तरह के मोनोहेलो आइसोमर की पॉसिबिलिटी थी। फिर मैंने आपको ऐसा ब्यूटेन दिया जिससे 2 तरह की पॉसिबिलिटीज थी। फिर मैंने आपको ऐसा पेंटेन दिया, ये पेंटेन है, 5 कार्बन, ऐसा पेंटेन दिया जिससे 4 तरह की पॉसिबिलिटी थी। हैव अ लुक, ये मैंने आपको डिस्कस किया। सो अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? इसमें क्वेश्चन आता है, एक पेंटेन है जिससे 4 तरह के मोनोहेलो डेरिवेटिव बन सकते हैं। आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। मैं एक आखिरी पूछ रही हूँ, इसको क्लोज करती हूँ, खैर और आगे बात करती हूँ। मुझे बताओ कौन बता सकता है? दिस इज अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। C5H10, जिनके चैट बॉक्स में जवाब नहीं आए या जिन्होंने माइक ऑन करके जवाब नहीं दिया, वी विल एज्यूम वो क्लास में एब्सेंट हैं। वी विल श्योरली एज्यूम दैट। C5H10 एक ऐसा मेरे पास एल्केन है, इट्स एन एल्केन जिसका मोनोहेलोजिनेशन विल गिव मी 1 सिंगल आइसोमर, एक ही पॉसिबिलिटी, सिर्फ एक आइसोमर बनेगा। करिए, नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मैं पहले इस बात पे आती, ये तो एल्केन का फॉर्मूला ही नहीं है। एल्केन का फॉर्मूला तो होता है C5H12। पहले तो हम यहीं अटकते, एल्केन का फॉर्मूला नहीं है। फिर सोचना पड़ता, भाई जब दे रखा है एल्केन का तो चुपचाप मानो। तब दिमाग में आती है बात, शायद ये साइक्लोएल्केन है, क्योंकि साइक्लोएल्केन के ये आपके पास C5H10 का बना। अब आप चाहे यहाँ हेलोजिनेशन कर दो HNU के साथ, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, या यहाँ कर दो, कहीं मर्जी कर दो, एक ही तरह का सब्स्टिट्यूट मिलेगा, एक ही तरह का कंपाउंड मिलेगा। वो नाम उसका 1-क्लोरोसाइक्लोपेंटेन ही होगा, 1-क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। Yes, this was NCERT in text question, या बैक एक्सरसाइज कहाँ है ये वाला पता नहीं, C5H10 वाला।
और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये हम मेंस और नीट में भी देख रहे हैं, और इससे पिछले जो 3 मैंने किए एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे। तो ये आपके पास फ्री रेडिकल वाले तरीके से एल्केन का सब्स्टिट्यूशन। एक चीज अब आप मेरे को बताओ, इस सब का जो कंक्लूजन है कि कहां पर अब मेरे को इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू मेजर प्रोडक्ट, तो या मेजर माइनर दोनों। तो आपने क्या देखना है, दो तरह के हाइड्रोजन हैं, मोनो हेलो डेरिवेटिव्स कह रखा हो तो दो तरह के हाइड्रोजन हैं जी। एक में मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके बता देती हूँ, ये भी बनेगा, और दूसरा मैं इसको भी बता देती हूँ, ये भी बनेगा। बट मेजर कौन सा होगा? यस, सेकेंडरी वाला ज्यादा मेजर होगा, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो इसके बीच में बना था, वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होने की वजह से सारा कंपाउंड इस डायरेक्शन में है। 90% इधर बना, मुश्किल से 7-8-10% ये बना, यही बनेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, इंटरमीडिएट इसमें फ्री रेडिकल बनता है। तो ये आपके पास बात हो रही थी डायरेक्ट हेलोजिनेशन में, सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस को मिला के हमने किया। सबसे ज्यादा देर इसमें हमें लगती है ये मोनो हेलो डेरिवेटिव्स की पॉसिबिलिटीज में। सो लेट्स हैव अ क्विक वर्ड ऑन इट्स मैकेनिज्म। नेक्स्ट बुलेट जो है इसका मैकेनिज्म, इसको मैं पूरा नहीं करा रही, एक हल्का सा व्यू दे रही हूँ। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, ये जो आप Cl2 या Br2 लेते हो ना, कोई इसमें परऑक्साइड तो है नहीं, इसका H आके इसको दो फ्री रेडिकल्स में काट देता है, होमोलिटिक फिशन। दो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये इनिशिएशन होता है। ये फ्री रेडिकल अब अकेला रह नहीं सकता, इसको स्टेबिलिटी के लिए कोई एल्केन चाहिए। ये सिर्फ उस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ सकता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और किसी को भी नहीं। ध्यान रखना, बस यही फंसाएंगे आप। मैकेनिज्म कोई नहीं लिखवा रहा, ये करवा रहे हैं आपको। इसको तोड़ेगा और यहां से एक H को उठा के ले गया अपने साथ, खुद था Cl फ्री रेडिकल, यहां से एक H उठाया अपने साथ लगाया, H फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल मिले, आपस में बन गया बॉन्ड, हैप्पी HCl सेटल्ड। क्या बचा पीछे? CH3 का फ्री रेडिकल, फिर से अनस्टेबल। यस, अब ये भी एक फ्री रेडिकल पड़ा है मैदान में, ये भी एक फ्री रेडिकल पड़ा है मैदान में, मिल जाएंगे दोनों, व्हाई नॉट। मैं मैकेनिज्म का जस्ट एक हिंट दे रही हूँ, प्रॉपर वैसे मैकेनिज्म नहीं दे रही, आपको जरूरत नहीं है। क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड, ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल सामने सामने आए, बॉन्ड बनाया और बन गया जी एल्काइल हैलाइड। यही तो बना रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सब तरह के फ्री रेडिकल सामने सामने आ सकते हैं टर्मिनेशन में। कौन कौन से फ्री रेडिकल बने? एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये दोनों सामने आए तो प्रोडक्ट ये होगा। क्यों भाई? ये दोनों भी तो सामने आ सकते हैं। आपको +1 का ये मैकेनिज्म याद आ रहा होगा। ये दोनों सामने आएंगे तो क्या बनेगा? ईथेन बन जाएगा। तो हो सकता है Cl फ्री रेडिकल भी सामने आ जाए। यस, वो दोनों भी सामने आ सकते हैं। तो यानी मीथेन का हेलोजिनेशन करने चले आप, जरूरी नहीं है क्लोरोमीथेन मिले, ईथेन भी मिलता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत पकड़ा गया है, +1 एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हेलोजिनेशन वाली बात की एक लेयर खत्म हुई। एक्सक्लूसिवली कंपटीशन डिटेल जो इसका और है वो मैं क्लास के एंड में लूंगी। जितने लोग रुकना चाहेंगे, उसको सुनना चाहेंगे, वो ही रुकेंगे, बाकियों को मैं फ्री कर दूंगी इसी मेथड का क्लास के एंड में भी, so that I should teach that particular part only to those who are actually interested. Rest of can go, और वो बाद में वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, मर्जी होगी उनकी। सो अब एल्केन से बनाना भी खत्म। सो ऑल इन ऑल इन सारों में मैंने क्या लिखवाया? अच्छा, जो लोग रुकेंगे क्लास के एंड में, आखिरी के 15 मिनट, वो अपने लिए कम से कम 2-2.5 पेज छोड़ दें कॉन्टिन्यूएशन में, उससे ज्यादा नहीं। तो ये अब हमने हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड बनाना किया खत्म। लास्ट आता है हमारे पास मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में बाय हैलोजन एक्सचेंज। आप लोगों ने देखा
कि इतना आसान नहीं था फ्लोरीन बनाना, फ्लोराइड बनाना। एक्सप्लोजिव है, डायरेक्ट से तो बना ही नहीं सकते, कहीं भी आपको अब तक फ्लोराइड नहीं बनवाया गया। और आयोडाइड भी सिर्फ एक जगह बनवाया गया, अल्कोहल से, जिसमें हमने P+I2 लिया, PI3। तो आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स के लिए स्पेशल मेथड्स यूज होते हैं। और वो क्या? आप पहले तो एल्काइल हैलाइड बनाओ। इस पे भी एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में एक ऑप्शन चला गया, वो भी मेरी गलती थी। बाई चांस उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन इस पर दे रखा था, विच वॉज मिस्टेक फ्रॉम माई एंड। सो आप कोई भी एल्काइल हैलाइड पिछली अपनी पसंदीदा मेथड से बनाओ, चाहे आप HCl दे के बनाओ एल्कोहल को, चाहे एल्कीन को, चाहे एल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन करो, जैसे भी करो, उसको आयोडाइड से एक्सचेंज कर दो, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। कैसे एक्सचेंज कर दो? आप लेके आए सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड को आपने मीथेनॉल या एसीटोन में मिक्स किया, मीथेनॉल या एसीटोन में आपने मिक्स किया, आयोडीन क्लोरीन की जगह फिट हो जाएगा आयोडाइड, और क्या बन जाएगा? एल्काइल आयोडाइड और NaCl। क्योंकि NaCl इनसॉल्युबल है मीथेनॉल और एसीटोन में, वो फिल्टर हो जाएगा, मतलब वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, और इसको हम फिल्टर कर लेंगे, प्रेसिपिटेट अलग और आयोडाइड अलग। ये चाहे RCl लेकर आओ, किसी भी पुरानी मेथड से बना लो जो पीछे डिस्कस करी है इतनी सारी, चाहे RBr ले आओ, दोनों से मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। तो NaCl बनेगा वो भी PPT हो जाता है, NaBr बनेगा वो भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस मेथड को नाम से जाना जाता है, वेरी फेमस, वेरी वेरी मच आस्क्ड, बहुत। एल्काइल हैलाइड के 4 ऑप्शन में एक अब आपको ये मिलना ही मिलना है, फिल्किंस्टीन रिएक्शन। तो इट इज फिल्किंस्टीन रिएक्शन बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सेम आता है मेरे पास इशू, फ्लोराइड्स भी अब तक एक भी नहीं बनाया, आयोडाइड एक तो बना लिया था, यहाँ फ्लोराइड एक भी नहीं बनाया। सेम, कोई भी आप क्लोराइड ले आओ, जैसे CH3 CH2 Cl ले आए, उसको हैवी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लेके आए, जैसे मर्क्यूरी का फ्लोराइड, जैसे आर्सेनिक का फ्लोराइड, हैवी मेटल्स, इसीलिए मैंने हैवी वर्ड बोला, कोई भी हैवी मेटल के फ्लोराइड्स, सिल्वर का फ्लोराइड, एंटीमनी का, एनसीईआरटी में शायद देखा था और भी दे रखा हो, एंटीमनी का फ्लोराइड, इनके फ्लोराइड्स लाए, इनसे रिएक्ट करवाया। व्हाट इज आवर आउटकम? आउटकम इज फ्लोराइड ने क्लोराइड को एक्सचेंज कर दिया, CH3 CH2 F इज माय प्रोडक्ट। और क्योंकि मैंने रिएक्शन में Hg2F2 लिखा है, तो अब बस एक्सचेंज करना है, Hg2Cl2। ये भी हेलोजन एक्सचेंज था। ऊपर वाली मेथड थी फिल्किंस्टीन मेथड, नीचे वाला रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन एक साथ हेलोजन एक्सचेंज में बताए जाते हैं। सबसे पहले थे एल्कोहल्स, ROH से एल्काइल हैलाइड कैसे बनता है? बेस्ट मेथड पहले लिख दो, SOCl2। दूसरा मेथड क्या था? PCl5। तीसरा मेथड क्या था? P+I2 या Br2। फिर मेथड यहाँ पर क्या था? हेलोजन एसिड विद ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट वाला। ठीक है, अपने लिए हम एक और लिख सकते हैं, PCl5 के साथ साथ PCl3 भी था। आई नो आई एम मिसिंग ऑन वन मेथड, दैट इज फॉर श्योर, आई नो। यहाँ सब में क्या बन गया? RCl, RBr, RI कुछ ही लिख लीजिए। अगेन यहाँ पर RCl, यहाँ पर भी RCl। जो भी कुछ मिसिंग होगा वो आप लोग करेंगे। ये था एल्कोहल से। फिर मैं बात करती हूँ किससे? एल्कीन से। एल्कीन से जो मैंने बनाया, मैं उसको ऐसे सिंबलाइज करती हूँ, राइट? चाहे सिमेट्रिकल चाहे अनसिमेट्रिकल। उसमें एक तो हमने डाला Br2, उससे बना, वो डाई हेलो था जो भी था, बट बना। एक Br इधर और एक Br इधर, ठीक है। दूसरा मेथड था HBr विदाउट परऑक्साइड। तो उसमें अब आप जानते हैं एक बॉन्ड हटेगा, वो एक बॉन्ड जो हटेगा उसकी जगह पर
एक जगह Br लगाया, एक जगह आपने H लगाया। तीसरा मेथड इसमें क्या था, HBr विथ परऑक्साइड। इन शॉर्ट में परऑक्साइड के लिए H2O2 लिख रही हूँ, उससे यहां पर लिख दीजिए आप अपने लिए एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। फिर तीसरा आपके पास तरीका क्या था, अभी मैं एलाइल वाला अलग बनाऊंगी, एल्केन से। एल्केन से तो हमने शायद एक ही देखा मेथड, तो मुझे दो बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको हम एंड में लेंगे, कोई बात नहीं। तीसरा मेथड, अब मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, अब अपने आप मेरे पास जब समरी है तो मुझे जो अलग अलग है वो अलग अलग लिखने होंगे। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी डन बाय 3। एक था हेलोजन विद हाई टेम्परेचर, एक था SO2Cl2, एक था NBS। तीनों का आउटकम सेम था, आप जानते हैं, कंडीशंस अलग अलग थी। लास्ट हेलोजन एक्सचेंज, लास्ट मेथड क्या देखा हमने, हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें एक फिल्किंस्टीन रिएक्शन था और एक स्वार्ट्स रिएक्शन था। आप चाहें तो यहाँ उसके रिएजेंट लिख सकते हैं, क्या बुराई। फिल्किंस्टीन में आप जानते हैं रिएजेंट था NaI, और स्वार्ट्स में आप जानते हैं रिएक्शन का रिएजेंट था हेवी मेटल इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। जो अच्छा लगता है वो लिख दीजिए, जैसे Ag है। तो एक पूरे पेज पे एक समरी सी आ गई। यस, यहाँ कुछ एक आधी चीज और आ सकती है, आप लिख सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट दे रही हूँ कि हम किस तरह से एक समरी बनाएं। अभी एल्केन वाला, I can move to next slide, you can move to next page, और you are left with something। तो वो एक ही मेथड है। तो अगला आप, क्योंकि अभी अभी बताया इसलिए मैं समरी में नहीं लिखवा रही हूँ, आपको पूछ रही हूँ। अब आंसर भी खुद ही दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग देर लगाते हैं तो मेरा टाइम खराब होगा। मुझे अच्छा लगता है अगर आप इमीडिएट आंसर दें, गलत सही की परवाह किए बिना। लेट्स सी अगर आप देते हैं, इसका क्या होगा अगर मैंने इसको Br2 दिया, तो किस कंडीशन में Br2 दिया, Br2 दिया HNu, Br2 HNu दिया, या रिएक्शन का प्रोडक्ट A, Br2 दिया बट मैंने लाइट के बजाय डार्क दे दिया। मेंशन होता है डार्क, राइट, मेंशन किया जाता है अक्सर डार्क, दोनों के प्रोडक्ट A और B। ऑप्शन मिलता है, ये NCERT में बोर्ड में आता है, तो A और B आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन वेरियस पॉसिबल। दोनों में क्या सेम मिलेगा, Br2 देखते ही हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ दो जी। ठीक है, फटाक से डबल बॉन्ड तोड़ा, क्योंकि मैम ने भी बताया था टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी, ये बिल्कुल सही, डबल बॉन्ड तोड़ा और उसके लिए Br लगा दिया। ये तब जब Br2 CCl4 में दे रखा है, या सॉल्वेंट भी बड़ी चालाकी से गायब कर दिया जाता है, अंडरस्टूड लेने दिया जाता है। डार्क, डार्क क्यों बताया जाता है, ये बताने के लिए कि नो लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, Br2 जाएगा, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, तोड़ देगा, और ये बिल्कुल सही। लेकिन अगर लाइट है, अभी अभी बता के हटी हूं, लाइट की प्रेजेंस में Br2 का क्या होता है, बराबर बराबर बॉन्ड टूटता है। Cl2 का किया ना अभी, अगर आप ध्यान दो, इस समरी से पहले हम क्या कर रहे थे, इस समरी से पहले हम यही वाला रिएक्शन तो कर रहे थे कि जैसे ही लाइट आई उसने इस Cl2 को क्या किया, तोड़ा, बराबर बराबर दो टुकड़ों में तोड़ा। और जो ये मैंने मैकेनिज्म वाला आपको केस दिखाया था हैवलो, HNu आज के बाद आप कहीं देखो, परऑक्साइड आज के बाद आप कहीं देखो, तो ये होमोलिटिक फिशन करके आंख मूंद के क्या बना रहा है, फ्री रेडिकल। इस पे मुझे हमेशा अपना एक स्टूडेंट याद आता है, एंड दैट इज गुरिंदर। वो अब तो खैर डॉक्टर बन चुका है, उसका हमेशा का एक यही होता था, इसी रिएक्शन में गलती करता था। लास्ट बेंचर, कभी नहीं मैंने उस लड़के को फ्रंट बेंच पे बैठे देखा, लास्ट बेंचर, और उससे जब पूछूं तो उसका ये वाला क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि वो ये भूल जाता था बार बार कि HNu जब है तो फ्री रेडिकल बनेगा। तो उसको मैंने कह दिया था, मैंने कहा तू अपना गांड बांध ले, तेरे से जो पूछना है तूने HNu पहले सोचना है। उसने इतनी ज्यादा बुरी तरह गांड बांध ली, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक में जब उससे कुछ पूछूं सबसे पहले बोल देता था मैम HNu,
उसे कसम दी थी एक दिन मैंने कि गुरिंदर अब तूने एच न्यू बोला ना तो मैं तेरे को सच में मार डालूंगी, कि हर एक जगह फिर वो एच न्यू फिट करने लग गया। हाथ खड़ा करे, जहां से ही कुछ पूछूं हाथ खड़ा करे, एंड आई न्यू क्या आने वाला है जी एच न्यू। सो अभी लास्ट ईयर की बात है, उसका कॉल आया, तब तो अपने इंस्टीट्यूट्स चल रहे थे, ऑफलाइन थे, कि मैम आप लोगों की बैच की ही क्लास चल रही थी उस दिन, कि मैम आपसे मिलने आना है। मैंने कहा यार 2:30 बजे मेरी क्लास शुरू हो, नहीं फोन आया, मैंने तो पहचाना भी नहीं। मैम पहचानो, मैंने कहा कौन? उसने कहा एच न्यू, एंड आई इमीडिएटली ऑर्गेनाइज्ड दिस थिंग कि यस, दिमाग ने एकदम पूरा वो किया, एच न्यू के नाम पे तो एक ही था मेरे पास। तो ये एच न्यू में जिस साल भी पढ़ाती हूँ ना, जब पढ़ाती हूँ मुझे वही बच्चा याद आता है। पता नहीं कैसे वो डॉक्टर बन गया है, ठीक है, लेकिन तंग बहुत किया है उसने। सो ये एच न्यू इज फॉर वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज फ्री रेडिकल। तो जिस क्वेश्चन पर मैं थी उस क्वेश्चन की बात करूं, एच न्यू देखते ही मुझे क्या पता चलना चाहिए, Br2 है जी, फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल कभी नहीं डबल बॉन्ड पे अटैक करता। वो किस पे अटैक करता है? मैंने जो चीजें बताई उसको यूज करना कैसे है। मैंने फ्री रेडिकल के टाइम आपको एक चीज बताई, अगर आपके नोट्स में हुई ये क्वेश्चन डीपीपी जब करोगे तब पता लगेगा, ऐसे रिएक्शन देख के नहीं पता लगेगा। और आप इस पेज पे गए और ये एरो लिखा होगा sp3, तब आप पकड़ लोगे यस, Cl फ्री रेडिकल सिर्फ और सिर्फ उस कार्बन पे अटैक करता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। वो अब अप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। तो एच न्यू देख के पहले मैंने Br का फ्री रेडिकल सोचा। फ्री रेडिकल सोचते ही फिर मैंने सोचा जी फ्री रेडिकल तो सिर्फ उसी कार्बन पे अटैक करता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इन चारों पे करेगा, 4 पॉसिबिलिटी आ गई फिर तो ठीक है। 4 पॉसिबिलिटी आ गई तो सोचते हैं 4 फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी आएगी। अब मेरे बच्चे बताएंगे मेरे को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताते हैं गलत सही जो भी, कि 2 दिन की मेरी मेहनत थोड़ा थोड़ा अब रंग लाना शुरू हुई, कि बच्चे सोचना शुरू होते हैं। पोजीशन नंबर 1 और ये सेम है, पोजीशन नंबर 2 और 3 सेम है विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। तो इसीलिए आप मुझे बताओ पोजीशन नंबर 1 पे Br जाके सब्स्टिट्यूट करना चाहिए हाइड्रोजन को, या पोजीशन नंबर 2 पे? भाई हाइड्रोजन तो चारों के पास है, चारों का एक एक हाइड्रोजन चांस है निकल सकता है, निकलेगा, और उसकी जगह एक ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा जो अटैक होगा Br नेगेटिव से। भाई Br नेगेटिव आया, उसने कोई ना कोई इन चारों में से किसी एक से तो H फ्री रेडिकल लेके बाहर चले जाना है, और दूसरा Br नेगेटिव, Br फ्री रेडिकल यहां जुड़ जाना है। कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? पोजीशन 1 और पोजीशन 2। 3 और 4 सेम है इसलिए नहीं बना रही। एनी आइडिया? एनीबडी? करो कोशिश। वंशा? मैम मे बी 1 पे। मे बी 1 पे। क्यों तनीषा 1 पे क्यों? करेक्ट मैम आंसर। रेजोनेंस फेवर होगी शायद। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन है, क्योंकि ये वाला फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेट करके ये इधर और ये इधर। आज रेजोनेंस दिखाया है ना मैंने एलाइलिक का शुरू में कार्बोकैटायन के लिए, और ये भी बोला है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल फॉलो सेम स्टेबिलिटी ट्रेंड। तो जब हम इसके क्वेश्चंस अब अगली क्लास में करते हैं और आज करते हैं, तब असल में समझ आता है भाई इतना कुछ सोचना था, ये जो इतना पढ़ के आ रहे थे उसको इस तरह से सोचना था। तो अब तुम लोग दोबारा पढ़ोगे, तभी कहते हैं ऑर्गेनिक आती दूसरी बार में। पहली बार में तो सिर्फ चीजें सामने आती, ऑर्गेनिक समझ में दूसरी बार आती है पढ़ते वक्त कि अच्छा इसको ऐसे याद करना। तो Br2 H न्यू के साथ बनाया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनाते ही उसने ढूंढा उन कार्बन्स को जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज थे। चारों के पास पॉसिबिलिटी थी उसका एक एक H में से कोई भी, चारों के H में से कोई भी एक H हटे, Br उसकी जगह जुड़ जाए, डबल बॉन्ड को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कहां बनेगा? डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यस, क्वेश्चन है आपके पास, क्या ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन? आप कहोगे नहीं, क्योंकि Cl2 हीट होता या सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता SO2Cl2, या फिर यहाँ पर NBS होता तो ही होना था। मैम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आपने बताया है, वो तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने की डायरेक्ट रिएजेंट है, लेकिन इसमें तो अपने आप ही एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्यों अपने आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? क्योंकि स्टेबल ही वही बन रहा है।
आउट ऑफ ऑल पॉसिबल मेजर ही वही बनता है। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को कैसे इसके क्वेश्चंस करने। और जब डार्क है, हीट है ही नहीं, कोई फ्री रेडिकल की लड़ाई नहीं, सीधे डबल बॉन्ड पे अटैक हुआ, 2 Br बन गए। दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स आर। ये आते हैं क्वेश्चन। कोई ये नहीं कहेगा जी स्वार्ट्स और फिल्किंस्टीन का डिटेल दो और पूरे नंबर ले लो, नो, दीज आर गोइंग टू बी द क्वेश्चंस। ऐसी ही झलक आपको अब डीपीपी में और आज के टेस्ट में मिलेगी। तो अब एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन को मैं करती हूँ बंद। एंड में कुछ डिटेल जो जिन लोगों के लिए बोला है वो रुकेंगे, बाकी लोग जाएंगे। एनसीईआरटी वालों के लिए वो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उनको ये टॉर्चर नहीं देना। और जो कंपटीशन के लिए वो बहुत कुछ उसमें वो सेव करेंगे अपनी +1 के हाइड्रोकार्बन का और +2 का। सो टुडेज लास्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। आज का लास्ट टॉपिक एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन। ममता, इनका सब्जेक्टिव वालों का टेस्ट एक बार लास्ट ईयर वाला देख लेना, क्योंकि मैम एक्चुअली मैंने ऑब्जेक्टिव ही रखा है, बट इनका चेंज देख कर के दिया क्या ना? रखना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ क्योंकि जी, इसमें वो हुंस डायकर बोरोडीन वाला ना चला जाए और एनबीएस वाला ना चला जाए, ये दोनों एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं है। चलिए ठीक है मैम। और मैम तो मेरे को इनका फाइनल करके बता दो ऑब्जेक्टिव वाला, मेरे को 9th के लिए मैंने रुका हुआ है। नहीं, मत रोको, चलने दो, ठीक है मैम। चलने दो। इसको तुम रीचेक कर सकती हो, यू नो द बुक, उसको रीचेक कर सकती हो। ओके मैम। सो अब आपके पास एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन बड़ी छोटी छोटी है। इसका मैक्सिमम आप देखोगे बहुत इजी है, ये 2 स्लाइड 3 स्लाइड का काम है सारा। तो एराइल हैलाइड की ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात भाई, जितनी मेथड एल्कोहल्स की मैंने यूज करी थी एल्कोहल से, आपको याद है हमने 5 तरीके करे। आज एक बार लिख भी लिया रिवीजन के बहाने। एल्कोहल्स को हम HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में दे रहे थे तो RCl बन जा रहा था। क्या मैं सेम मेथड एराइल हैलाइड के लिए यूज कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? अभी नहीं, वो भी बात करेंगे। बट जितने भी पीछे मेथड यूज हुई है, दे कैनॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो पहले तो मुझे पता हो एराइल हैलाइड्स होते क्या हैं। एराइल हैलाइड्स होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली हैलोजन का लगना। तो आप अगर एल्कोहल लाते भी इसको बनाने के लिए, तो एक झलक दे देती हूँ क्यों नहीं। ये आप फिनोल लाए, आपने दिया HCl, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है जी, उसके साथ आपने दिया ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट, यहाँ लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। लास्ट क्लास में भी मैंने पिंक कलर के करके OH बताया था, रीजन तब भी नहीं बताया था, आज बता देती हूँ। ये डबल बॉन्ड के साथ, ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में घुस गया। रेजोनेंस में घुसने की वजह से डीलोकलाइजेशन हुआ और आपको पता है फिर वो शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इस डबल बॉन्ड ने भी आके काफी देर तक यहाँ एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। दैट्स व्हाई नो रिएक्शन। तो लिख सकते हैं ड्यू टू, इसका डिटेल आगे आएगा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये सिर्फ कुछ एंथुजियास्टिक बच्चों के लिए बता दिया कि उन्हें शांति रहे कि हाँ है ऐसी चीज। इसको वैसे हम आगे डिटेल में लेंगे कि एल्कोहल वाले से एल्काइल हैलाइड बनाने वाले कोई मेथड आप यहाँ यूज नहीं कर सकते एराइल हैलाइड बनाने के लिए। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एराइल राइट। और उसका रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जिसको तोड़ना आसान नहीं होता। सो फर्स्ट मेथड वेरी डायरेक्ट। पहला मेथड है आपके पास, आप लीजिए बेंजीन रिंग, ये रहा, उसको डायरेक्ट हेलोजिनेशन करने की इच्छा हुई मेरी फिर से। भाई जब मीथेन को आपने Cl2 दे के एक H हटा के Cl लगा दिया, तो वही काम यहाँ करके देखते हैं ना बच्चों। ये है जो आपको क्वेश्चन के लिए तैयार करेगा, ये डिस्कशन एंड ऑफ द क्लास। उसमें आप क्या करते थे? H न्यू देते थे। एंड रिमेंबर ओनली दोज कार्बन, सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ही टच कर पाओगे आप विथ Cl, अटैक करवा पाओगे Cl फ्री रेडिकल से। तो अगर मैंने यहां दिया तो फिर से नो रिएक्शन, ये फिर कुछ नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। तुमने Cl फ्री रेडिकल बना भी दिया तो किसके पास जाएगा? बेचारा वापस लौट के आएगा, भाई है ही नहीं एक भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसीलिए ध्यान देना, हर मेथड में पिछली बार मैंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज लिखी है जो अब पता चलेगी कि क्यों लिखी गई है। तो क्योंकि उस वाले मेथड में सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज था, जो कार्बन जो अटैक हो लेता था फ्री रेडिकल से, तो भूल जाओ, ये भी गलत है। अब भाई कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में आया है तो कुछ तो करूं। तो उसके लिए मैंने क्या पता किया, बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स का रिंग घूम रहा है रेजोनेंस की वजह से। ये तो ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल है भाई, न्यूक्लियस लविंग है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वैसे नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी है पूरी, तो इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। यस, तो क्यों ना मैं Cl को इलेक्ट्रोफाइल बना के भेज दूं। हाइड्रोकार्बन चैप्टर का आखिरी हिस्सा, बेंजीन के रिएक्शंस, और उसमें एक ही इकलौता रिएक्शन था, वो यही था कि क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल बना के भेज दो, क्लोरीन पॉजिटिव हो जाएगा, डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। यस, उसके लिए मैं लेकर आती हूं एक लुईस एसिड। अब ये लुईस एसिड कौन सा? एनहाइड्रस AlCl3। एक लुईस एसिड एनहाइड्रस ZnCl2 भी पढ़ा है हमने। क्यों? क्योंकि जिंक के पास ऑर्बिटल्स हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। एल्यूमिनियम के पास भी इसका ऑक्टेट पूरा कहाँ है? AlCl3 का। ये बेचारा सिक्सटेट किए बैठा है, इसको बस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, भूखा है उसके लिए। जैसे इसको ClCl दिखा, ये सब कुछ लास्ट ईयर का है, AlCl3 ने झपट के एक Cl को लिया अपने पास और ले लिया उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई मेरे को तो अपना ऑक्टेट पूरा करना था, आई एम हैप्पी। पीछे क्या बच गया बेचारा? Cl पॉजिटिव, इससे तोड़ दिया गया उसको। दिस Cl पॉजिटिव बिहेव्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन के नीचे लिखेंगे जो मैं लिख रही हूँ, ये वो इलेक्ट्रोफाइल था जो लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से बना। अब तो ये बल्ले बल्ले हो गई इसकी, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन है इलेक्ट्रॉन रिच, अट्रैक्ट हुआ और प्रोडक्ट क्या बना? 6 में से कोई भी एक H को ये हिट करके बाहर निकालेगा, खुद चला जाएगा। दिस इज क्लोरोबेंजीन। ऐसे बनता है एराइल हैलाइड। दिस इज क्लोरोबेंजीन। फटाफट 3 प्रेपरेशन और करा के मैं एक साथ व्हाट हैपेंस व्हेन कराती हूँ आपको आज के, ताकि सारे रिएक्शंस की आदत पड़ जाए, आज का आज याद हो जाए। लास्ट ईयर्स में भी बच्चे यही सलाह देते थे कि मैम जो एक दिन आप ऑर्गेनिक एसिड बदल भी सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की जगह FeCl3 आ जाए तो प्लीज रू नहीं करनी, मेरे को तो पता नहीं था। लुईस एसिड अकेला आयरन भी हो सकता है, बस ट्रांजिशन मेटल हो या ऐसा मेटल हो जिसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेने की जगह हो। डन बच्चों, पहली मेथड एराइल हैलाइड बनाने की। अब ये देखना बच्चों, सेम मेथड में अगला काम लिखिए, सेम ही मेथड चल रही है। एक और एग्जांपल करा देती हूं, टोल्यूइन को मैंने दिया Cl2 और साथ में फिर वही क्या, एनहाइड्रस AlCl3, फिर वही होगा। इन दोनों की वजह से मिलके क्या बनेगा? Cl पॉजिटिव। बार बार बताती रहूंगी ताकि याद रहे, Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव गया, अब मुसीबत पड़ गई, 6 पोजीशन एक सी नहीं है। H तो किन किन के पास बचा है? जिनको मैं स्टार कर रही हूँ उनके पास। इन सब के पास एक एक H है, किससे H हटाएगा? टोल्यूइन का CH3 आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देता है क्या? या तो आप ऑर्थो वाले H की जगह लग जाओ, डिटेल आगे आएगा, सारा एक दिन में नहीं है, सारा +1 का, कुछ कुछ आपको खुशबू आ रही होगी +1 की, या लग जाओ पैरा पोजीशन। 2 प्रोडक्ट बनते हैं इसके, या तो ऑर्थो या पैरा। मेजर कौन सा? पैरा वाला, क्योंकि उसमें 2 बल्कि ग्रुप दूर दूर है, रिपल्शन कम से कम दूर दूर है, इसीलिए ये मेजर। ये पास पास है तो इनमें रिपल्शन होगा, इसीलिए ये माइनर।
तो एराइल हैलाइड खाली बेंजीन से ही नहीं बन रहा है। एराइल हैलाइड का मतलब है सीधे बेंजीन रिंग पे अगर हेलोजन लगे तो क्या होगा, सीधे बेंजीन रिंग पे हेलोजन लगे तो ऐसे होगा, पहले से कोई ग्रुप मौजूद होगा तो बस फर्क कितना होगा, आने वाले को वो बताएगा किधर जाके लगो। ये आप जानते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग अभी मैं खोलना भी नहीं चाह रही, वो भी धीरे 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 लूंगी, वो सब चीजें आएंगी, बट अभी के लिए ये प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड का फर्स्ट खत्म। और कुछ इसमें मेरे को अगर देखना है तो ज्यादा से ज्यादा ये देखना पड़ सकता है भाई इसमें ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन भी कोई करके बता दो, सारा ही क्लोरीनेशन पे चल रहा है मामला। ब्रोमिनेशन डिट्टो सेम, बस उसमें क्या होगा Cl2 की जगह Br2 और FeCl3 की जगह FeBr3 या FeBr2, कोई और फर्क नहीं। तो आपके लिए एक लिख देती हूँ, अगर आपने ब्रोमिनेशन करना है, यस नो यूज ऑफ लाइट, तो अक्सर यहाँ पर डार्क लिखा मिले, साथ में लिखा मिले FeBr2, ये फिर लोइस एसिड है, चुपचाप कर दीजिए ब्रोमिनेशन। बट समस्या आई थोड़ी सी आयोडिनेशन में, मैं आयोडिनेशन करने चल तो पड़ी, ले लिया जी आयोडीन, सब कुछ वही जो जरूरी था, आई हैव टेकन केयर ऑफ ऑल ड्यू थिंग्स, ऑल थिंग्स, लुइस एसिड वगैरह सब ले लिया मैंने, और उससे क्या बन गया, उससे बन भी गया आयोडोबेंजीन, पर साथ में बाय प्रोडक्ट जो बना ना इसके अंदर, बाय प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, जिस H को हटा रहे हो उसके साथ एक Br जोड़ के HBr बन रहा है, ऐसे इसमें इसके साथ HI बन रहा है। ये HI इतना अनस्टेबल है, रिमेंबर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हमने बताया था कि रिएक्टिविटी इसकी इतनी ज्यादा है कि बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, पी ब्लॉक में पढ़ के आए हैं हम, ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, ये बनते ही टूटेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, H निकलेगा, H फिर इस I की तरफ जाएगा, रेदर जैसे ही ये टूट गया, ये वाला आयोडाइड कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी टूटेगा, जितने HI हैं सारे टूटेंगे, सारे आयोडाइड आपस में वापस मिलके फिर से आयोडीन बनाना शुरू, रिएक्शन रिवर्सिबल, तो यील्ड कुछ खास नहीं, तो आई कांट यूज इट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। तो HI में, और ये एनसीईआरटी का पार्ट है, एनसीईआरटी में पूछा गया बकायदा 2 लाइन में लिखी है बात, वी कैन नॉट यूज दिस मेथड फॉर आयोडिनेशन, देन व्हाट, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लिखिए, आप मैं इसको थोड़ा नीट कर दूं, लिखिए क्यों नहीं यूज कर सकते, नॉट प्रॉपर, ये रिएक्शन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि HI बीइंग स्ट्रॉन्ग reducing agent reduces back, जो प्रोडक्ट बना है आपका एराइल आयोडाइड, बैक टू I2, फिर से I2 बना देता है। तो फिर इतने अच्छे मेथड को मैं क्या करूं, मेरे को सिर्फ एक ही तो प्रॉब्लम हो रही है, HI इससे रिएक्ट ना कर पाए मेरे मेन प्रोडक्ट से, HI को गायब कर दो, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इट रिड्यूसेस बैक टू आयोडीन, ये फिर से आयोडीन बना देता है, तो क्यों ना मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग से साथ डाल दूं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एडेड, कौन सा, 2 हैं, एक है HNO3 और एक है HiO3, कोई भी एक साथ में डाल दो, so as to keep HI busy, so as to consume HI, फिर बढ़िया बल्ले बल्ले रिएक्शन चलेगा। अगर आपने आयोडीन देना है बेंजीन को विद ऑल दोज थिंग्स, लुइस एसिड एंड ऑल, आपने सिर्फ साथ में HNO3 या HiO3 डाल देना है, so as to consume HI, वो रिड्यूस कर ही ना पाए प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट मेरे पास आ जाए। तो ये थी मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड पहली। दूसरी मेथड वेरी डायरेक्ट, जो आपको आज मैं पहले ही करा चुकी हूँ, बस एक तरीके से दिखानी है। आई होप दिस इज नोटेड। सेकेंड मेथड पे आइए आप। सेकेंड मेथड क्या है, ये मैं आपको किसी और तरीके से लास्ट क्लास में और अब करा चुकी हूँ, तो इट विल बी रेपिटेशन, तब जाके आपको और क्लियर होगा। टॉलुइन, आज बात हुई है, टॉलुइन लिया मैंने। अब बच्चों ये सोचो, ये आया हुआ क्वेश्चन है फिर से, इसको मैं Cl2 दे रही हूँ विद HNu, क्या होगा? Cl2 HNu, फिर मेरे दिमाग में आता है क्या? फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल तो मैंने बताया सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ही हाथ लगाता है, तो बेंजीन के कार्बन तो दूर हो लिए, इससे मतलब ही नहीं बेंजीन के कार्बन को टच कर पाए, तो नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये वाला कार्बन देखो, लिख लेना, बार बार लिखने से चीजें याद होंगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। रश्मिका आई क्लास में एक्टिवली, ममता इसके घर फोन करके पता करना, नैन्सी तुम करो, नैन्सी को बोलो कॉल करेगी। तो ये जो CH3 था मेरे पास, ये sp3 हाइब्रिडाइज था, इसका एक H हटेगा, उसकी जगह ये वाला Cl जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2Cl। इट इज बेंजाइलिक बोल लो, बेंजाइल बोल लो, एक ही बात, ठीक है। इट इज बेंजाइल हैलाइड। तो ये एराइल हैलाइड नहीं बना, पढ़ हम एराइल हैलाइड के अंदर रहे थे, लेकिन ये एराइल हैलाइड नहीं बना है, ये बेंजाइलिक हैलाइड बना है। बिल्कुल सही गौतमी, जपनीत, परफेक्ट आंसर, आंचल, नवनीत। सो ये बेंजाइल हैलाइड बना। तो अब आपके पास ये दूसरी मेथड भी खत्म हुई, कुछ खास नहीं था। अच्छा मुझे बता दो, मैं एक और Cl2 दूंगी इसमें तो क्या होगा, रिमेंबर इट्स अ चेन रिएक्शन, H न्यू, एक और Cl2 दिया तो मुझे बार बार ना बताना पड़े, वो एक H और हट जाएगा, CHCl2। फिर एक और Cl2 देंगे तो क्या होगा, बचा हुआ एक और आखिरी H भी निकल जाएगा। ये बीच बीच में आपको याद दिलाती रहूंगी। H न्यू की जगह ट्राइंगल भी दे सकते हैं बच्चों, ट्राइंगल मीन्स हीट। नाउ लास्ट फॉर टुडे। एक सेकंड सर। हाँ जी बोलो ममता। नहीं मैम, कोई पेरेंट्स आए हैं, सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं जी। तो अब आपके पास आखिरी मेथड है, लिख लीजिए इसका डिटेल लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक में आएगा, लेकिन आपके एल्काइल हैलाइड के कंपटीशन के क्वेश्चंस ना आप लोगों से मिस हो कि मैं ये मेथड इस चैप्टर में नहीं पढ़ा रही हूं, तो आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए आपको ये मेथड बताया जा रहा है। बट ये नाइट्रोजन वाले और जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप वाला, उसमें आएगा। एनीवेज, ये जो मैंने लिखा है ना बेंजीन रिंग के साथ N2Cl, इसको बोलते हैं डायएजोनियम कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप है डायएजोनियम। नाइट्रोजन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता है इसमें, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है वो EM तो होता ही है। डायएजो मतलब N और N के अंदर बॉन्ड जब बनता है किसी कंपाउंड में तो उसको डायएजो, तो डायएजोनियम सॉल्ट है बेसिकली। अगर आप डायएजोनियम सॉल्ट को, ये आज की डेट में तो आपको रटना है, और जैसे ही वो चैप्टर आएगा, डायएजोनियम एक अलग फंक्शनल ग्रुप है जो आपके सिलेबस में NCERT में कराया जाएगा। CuCl विद HCl, CuBr, कोई भी एक दे दो इनमें से, विद HBr, चाहे ये दे दो चाहे ये दे दो, दोनों का जो ये Cl और Br है वो इस पूरे ग्रुप को उड़ा देगा, और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर Cl और बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे, N2। बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है N2, और एक H जो हटा था ना यहाँ से, नहीं यहाँ से कोई H नहीं हटा था, आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ से ये N2Cl हटा था, तो ये जो एक H ये वाला बचा था ना, ये वाला एक H जो Cl है वो उधर जाके लगा, ये वाला एक H एक और Cl के साथ कंबाइन कर लेगा, तो वो विद इन रिएक्शन यूज हो जाता है। एनीवेज, इससे क्या बना, फिर से एराइल हैलाइड बना, फिर से एराइल हैलाइड बन गया मेरे पास। सेम इस रिएक्शन को, चाहे आप CuCl दे दो, चाहे CuBr दे दो, कुछ ही दे दो, इस रिएक्शन को एक नाम से जाना जाता है, जो नाम हमारे पास आता है गाटरमैन रिएक्शन। लिख लो बच्चों इसको, गाटरमैन रिएक्शन। तो ये CuCl की जगह सिर्फ एक छोटा सा बदलाव कर रही हूं बच्चों में, CuCl की जगह पर Cu2Cl2 ले लिया होगा, सिर्फ सेम रिएक्शन सब कुछ, Cu2Cl2 या Cu2Br2 ले लिया होता, बाकी सब सेम, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, रिएजेंट बदल दिया, उसको कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। आपको मैं एक रिएक्शन करवा रही थी जिसमें मैंने आपको कहा था 2-2.5 पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ काम देना है मैंने आपको, +1 का है, और वो रिएक्शन था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला, यानी जहां मैंने बात करी कोई भी एल्केन आप लिया,
उसको अगर आप Cl2 देते हो विद HNu तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक एक करके H निकल जाएगा। बस उसमें एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस अब कर रही हूँ। मैं आपको एक एल्केन दे रही हूँ बच्चों, ये +1 में सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सबको करवा रखा है सब कुछ, बट रिवीजन जरूरी है क्योंकि हम भूल गए। ये दिया मैंने आपको Cl2 HNu के साथ, सोचो ये करना है कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। मुझे पता है 3 H एक से हैं, 1 H अलग है, इसकी सारी मैं आपको ग्राउंड सारा करा चुकी हूं, बट स्टिल कीप दिस थिंग इन माइंड कि जहां भी आप ये रिएक्शन लिख रहे हैं वहां पर आप एक बात अपने दिमाग में, और ये बहुत अच्छा है, अगर टफ क्वेश्चन आना है तो यहां से आना है, और टफ ही आ रहे हैं अब तो। टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और प्राइमरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज द सेम ऑर्डर यूज्ड फॉर रिमूवल या सब्स्टिट्यूशन, कुछ ही कह लीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। टर्शरी हाइड्रोजन सबसे पहले रिमूव होगा, फिर सेकेंडरी रिमूव होगा, फिर प्राइमरी रिमूव होगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कौन सा सबसे पहले होना चाहिए, जनरल बोल रही हूं, वो होना चाहिए टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं बच्चों। 2 पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, टर्शरी 1 है, ये रहा, टर्शरी को अगर मैं सिंबलाइज करूं तो ये रहा, और प्राइमरी ये रहा। यहां मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन क्या है आपको, यहां इंफॉर्मेशन क्या है, इन जनरल फॉलो कौन सी सीक्वेंस होती है आपको ऊपर लिखवा दी, बट विच हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा, कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस होगा, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ हाइड्रोजन फॉर श्योर, उस पर तो डिपेंड करेगा कि प्राइमरी है सेकेंडरी है क्या है, एज वेल एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो होना कौन सा चाहिए, टर्शरी पहले होना चाहिए, ठीक है, कर देते हैं, टर्शरी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं मानती हूँ टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, रेडिकल बनना वो ही बनेगा। लेकिन दूसरी एक और चीज मैंने बोली, नंबर, नंबर किसका ज्यादा है, नॉन प्राइमरी हाइड्रोजन मौजूद है, 3 3 6 3 9, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भाई, क्लोराइड फ्री, क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल बनेगा उसके सामने 9 पॉसिबिलिटीज वर्सेस 1 पॉसिबिलिटी। ठीक है टर्शरी ज्यादा इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन क्लोरीनेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी इक्वल वेटेज रखता है बजाय सिर्फ टाइप ऑफ हाइड्रोजन के। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी नंबर ऑफ H इज गोइंग टू प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल हेयर। और मैं सोच रही थी प्राइमरी H जो है वो सब्स्टिट्यूट तो होगा, वो माइनर होना चाहिए, बट नहीं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर डोमिनेट कर गया और सरप्राइजिंगली मेरे पास ये बहुत ज्यादा आया, इट इज मेजर। और माइनर कौन सा बना, ये बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर। बस एक ये पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ था, तो ये पहले आप नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन ये बुलेट है और ऑब्जेक्टिव में तो यही आता है यहाँ से, अगर आता है तो हाइड्रोजन कौन सा रिप्लेस होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, नो डाउट टाइप ऑफ हाइड्रोजन पे, कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, एज वेल एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। इसको समराइज करने के लिए मैं 3 एग्जाम्पल आपको दे रही हूं, जिसके लिए आई वॉज इंटरेस्टेड कि आपके पेजेस खुले होने चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल एक दे रही हूं एन ब्यूटेन का, इसके क्वेश्चन आज टेस्ट में देखेंगे आप। ये इसको मैंने दिया Cl2 और HNu, देखें क्या 2 चीजें बनी और कितने % बनी। ये बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। यहां पर 2 प्राइमरी कार्बन थे, 2 ही सेकेंडरी कार्बन थे। सिमिलरली हाइड्रोजन प्राइमरी कितने थे, 9, और सेकेंडरी कितने थे, 4। तो काफी हद तक मैं कहूं कि इतना डिफरेंस नहीं था 1:9 वाला। यहां मेरे को क्या मिलना चाहिए था, आई नो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी की पॉसिबिलिटी यहां पर क्या मिलती है मेरे को, 75%।
बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी मिली, और प्राइमरी की पॉसिबिलिटी यहाँ मेरे को मिलती है सिर्फ 25%। ठीक है भाई, यानी कि इसमें जनरल ट्रेंड डोमिनेट कर गया, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। इसी की बात को टक्कर देने के लिए मैं लेके आती हूँ CH3, CH2, CH3। इसको मैंने यही चीजें दी, Cl2 विद H न्यू। तो क्या होगा, अब के देखो, सेकेंडरी वाले तो थे सिर्फ 2, टर्शरी वाले थे 6, रेशो काफी फर्क पड़ गया। यहां क्या रेशो था, यहां 4:6 था, यहां 2:6 है, सेकेंडरी कम पड़ गया। प्रोबेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से प्राइमरी ने जगह घेर ली, यानी यहां भी 2 ही प्राइमरी थे कार्बन, यहां भी 2 ही प्राइमरी थे कार्बन, पर फर्क देखो प्राइमरी के अब डोमिनेशन का। यहां पर प्राइमरी वाला हेलाइड 25% बना था ऊपर, यहां पर 45% बन जाएगा। सिर्फ टू शो यू अ प्रूफ कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्लोरीनेशन में मायना रखता है। तो टू क्लोज दिस, टू क्लोज माय क्लास, दिस इज इकलौता एग्जाम्पल। मुझे इसमें आपसे प्रोडक्ट्स चाहिए दोनों केसेस में। एक ये, अगर आप क्लोरीनेशन देंगे, आपको बताया जा चुका है, इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्लोरीनेशन में मायना रखता है। क्यों मायना रखता है, आप मेजर प्रोडक्ट अगर आपने देना है, सिर्फ मेजर, तो मेजर प्रोडक्ट क्या देंगे, यहाँ प्राइमरी वाला ज्यादा मेजॉरिटी ले गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फैक्टर था, वो मैंने बात आपसे करी प्रोबेबिलिटी फैक्टर। बट ब्रोमिनेशन में probability factor does not rule at all. ब्रोमिनेशन स्लो भी होता है और उसमें probability factor गिनती में ही नहीं आता। तो सेम रिएक्शन क्लोरीनेशन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्राइमरी विल डोमिनेट। सेम रिएक्शन ब्रोमिनेशन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दिस, उसमें टर्शरी डोमिनेट, क्योंकि ब्रोमिनेशन में नो probability factor is working. बोरोडीन हुन्स डाई-एकर रिएक्शन, ये भी एल्काइल हैलाइड्स पर, ये काफी पिछले 4-5 सालों में बहुत देखा जा रहा है, ये एनसीईआरटी में नहीं। CH3COOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ब्रोमीन से डायरेक्ट आप रिएक्ट कराओ CCl4 की प्रेजेंस में, कुछ नहीं करना आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर, गुड लीविंग ग्रुप, CH3 के साथ एक H जुड़ जाएगा, और वो क्या CH3 के साथ एक Br जुड़ जाएगा, और वो क्या बनाएगा, CH3Br। एक Br जो बचा वो Ag के साथ मिला, AgBr। बस ये है बोरोडीन हुन्स डाई-एकर रिएक्शन।